Hello, animal lovers. My name is Arun Shivakumar, Hi, I'm Asha Arun. and you're watching India's first podcast, which is only and only animal centric episodes. So, आज तक हमने बहुत गेस्ट को बुलाए थे, डॉग बिहेवियरिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट एंड एनिमल थेरेपी वाले. आज थोड़ा हमें लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट करना है, सो वी हैव गॉट वन वेरी गुड डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ हु इज इनटू dogs and cats. So she is a veterinarian, and she is one of the most chilling person which whom I have ever met. And उनका always 24 hour smiling face होता है. I am more excited to introduce her to you on all of you today, and her name is Dr. Shelley. Let's meet her and understand more from the doctor's perspective, and also let's try to extract more and more information for all pet parents, be it dog and cat, even for every single pet parents जो मिनिमम बेसिक टू बेसिक एज अ पेट पेरेंट्स आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है, एंड ऑल दोज टिप्स लेट्स ट्राई टू गेट फ्रॉम हर. हेलो मैम, मीट डॉक्टर शैली. हाउ आर यू टुडे? I'm good. I'm good. Thank you for having me here today. Welcome to our show, and Yes. we are super excited to have so much of information Yes. for all the pet parents. Yes, I'm But- hoping that I'll be good. I'll be doing some good today. You are always. Thank देयर इज अ संस्कृत वर्ड कॉल्ड आपद बांधवा. ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपके लिए क्योंकि अगर मैंने ये देखा हुआ है, हमने 12:30 रात को भी कॉल किया या 2 बजे भी कॉल किया ना, फ़ोन उठा करके हमें गाइड करते हैं कि क्या मेडिसिन देना है क्या नहीं देना है. तो ये आपद बांधव का मीनिंग है, इट्स अ संस्कृत वर्ड एंड हिंदी में भी यही बोलता है. इसका मीनिंग ये है कि जब आपकी ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे रेडी हो. Yes. Yes. So this is what we have seen in you, and I'm really, really thankful for that, and I really mean it. Thank you so We much. really mean it. You Thank have you. been so there, like more than a family for us. Thank you so much. I think it's almost like 10 years. हाँ, I guess so. जोनापुर में और Yes. यहाँ मांडी वैली में Yes. कुछ भी हो, you are the first person 10 minutes away from our place. Not only physically going there, also for calling you Yes. and just So basically I think कई बारी हम क्या सोचते हैं, जैसे मेरे को लगता है हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसमें होता होगा. डॉक्टर्स हमेशा अपनी तरफ से आई थिंक बेस्ट ही करना चाहते हैं. उनका मे बी उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होंगे या ऐसा सिचुएशन नहीं होगा. मेरे घर में मतलब माई फैमिली नोज दैट हाउ मच आई एम डेडिकेटेड फॉर दिस थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो चीज़ है ही है. मुझे सेकेंडली ये लगता है कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगी तो कौन रिप्लाई करेगा, Wow. और ये क्या करेंगे. अगर ये मुझे रात को 12 बजे कॉल कर रहे हैं, आशा मेरे को कोई ऐसा कोई फनी मैसेज करने के लिए तो कॉल नहीं कर रही है, शी मस्ट बी इन डिस्ट्रेस. अगर मैं सो गई तो बाय योर बैड लक, बट इफ आई एम अवेक आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड 100%. मैं अपने क्लाइंट्स को भी मैसेज मैं बोलती हूँ कि मुझे ड्रॉप कर दिया करो मैसेज तक. और मेरा पता नहीं क्या है, बाय 3 और 4 आई जस्ट सी माई फोन वंस, देख ही लेती हूँ मैं. Middle of the night. हाँ, मिडल ऑफ द नाइट. वो साइकोलॉजिकली कुछ या तो फिर कंडीशन हो चुकी हूँ उस चीज़ के लिए मैं कि वो 3 बजे 4 बजे आई हैव टू सी इफ एवरीथिंग इज ओके और नॉट. समथिंग आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, बट जैसे आप बच्चा होता छोटा तो उसको आप रात को मदर दिखती रहती है कि भाई ठीक है. तो आई थिंक अभी फ़ोन के थ्रू आंसरेबल टू पीपल. अगर कोई रात में मुझे मैसेज कर रहा है तो मेरे को होता है कि मैं कम से कम उसको इतना बोल दूं कि टेक हिम समवेयर. बिकॉज बहुत सारे लोग जो वेटनेरियंस को रात को टेक्स्ट करते हैं, 80% लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है. समटाइम्स इट्स एज सिंपल एज पुटिंग ए नाइस थिंग, एज सिंपल एज पानी से धो दो, आंख में कुछ हो गया है, रेड हो गया है, ड्रूलिंग हो रहा है, सलाइवेशन हो रहा है, आप पानी डाल दो, साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना है. कई बार वो एक डॉक्टर के मुंह से आता है, इट मेक्स मोर सेंस रादर देन अ रैंडम पर्सन सेइंग दैट. अगर आंखें लाल हो रही हैं, सबको पता है पानी डालना है, बट जब व्हेन इट कम्स टू अ डॉग, व्हेन इट कम्स टू अ कैट, उनको वो वेटनेरियन को 12 बजे जगा के पूछना है कि पानी डालें कि नहीं डालें. मतलब दैट्स अ थिंग. तो आई हैव रियलाइज्ड इट्स बीन 18 years आई बीन वर्किंग विद पेट्स नाउ. तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो मेरे से सुनना ही है उनको. समटाइम्स इट्स डॉक्टर ऋषभ इज देयर, डॉक्टर कविता इज देयर, डॉक्टर दीक्षा इज देयर. कई बार वो बेचारे बोल भी देते हैं, उसके बावजूद भी वो उनको मेरे मुंह से सुनना है कि पानी ही डाल देना, मतलब ठीक है ना, और कुछ तो नहीं करना है ना. तो आई ट्राई, मेरा ये इंटेंशन रहता है जैसे ह्यूमन डॉक्टर्स भी, बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स बैकग्राउंड,
तो मेरा ये इंटेंशन रहता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स या मेरे फादर, क्योंकि वो भी मेडिकल डॉक्टर है, तो वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही फ़ोन पे बता देते हैं, यार ये खा ले, डिस्प्रिन खा ले, पैरास्टामोल खा ले, क्यों उठ के आएगा, मुझे भी जगाएगा, फिर कहीं और जाएगा, समथिंग रियली बेसिक। एनिमल्स के बारे में बहुत हेजिटेंट होते हैं लोग, तो अगर डॉक्टर वो चीज़ बोल देता है तो उससे बहुत रिलैक्स हो जाता है सिचुएशन उस टाइम पे, पैनिक नहीं क्रिएट होता है। घर में एक पर्सन होता ही है जो पैनिक मोड में रहता है हमेशा, बिना किसी बात के, मेरे घर में आशा है। बिना किसी बात के। बट आई थिंक मैं ये भी सोचती हूँ और मैं अपने घर में भी अप्लाई करती हूँ, लाइक नॉट इन जस्ट फॉर एनिमल्स बट अपने लिए भी, एक पैरानॉइड पर्सन घर में होना हमेशा अच्छा रहता है। आप हमेशा डिजास्टर से बचते हो। थैंक यू सो मच। हाँ, 100 बारी वो गलत हो सकती है, बट अगर वो एक बारी ठीक है ना, वही चीज हम मिस नहीं करते। और उस चीज के लिए ना फिर हम अल्टीमेटली उस जो पैरानॉइड पर्सन है उसकी बात सुनते हैं कि भाई ठीक है, ये एक बार ऐसा हुआ था, शी माइट बी राइट, तो हम इसका फॉलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो 1% भी चांस किसी को नहीं लेना है। तो दैट्स हाउ आई रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, कि मेरे को रात को लगता है कि मुझे बताना ही है कि और क्या करेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे। देर सोते हो डॉक्टर? अपेरेंटली ऐसे तो 11 साढ़े 11 बजे तक तो आई ट्राई टू गो टू बेड, और उसके बाद वही 3 बजे एक बार ही उठना है। वो तो क्लिनिक का भी चेक करना है, नाइट के पेशेंट्स एडमिटेड हैं जो उनका अपडेट लेना है, और देन आई वेक अप बाय 6 क्योंकि सिया को फिर स्कूल जाना है। तो आई थिंक ठीक है, pretty much 5-6 आवर्स तो हो ही जाते हैं। So your daughter should be used to. So my daughter Sia, so she is very sensitive about this thing, मतलब about me, कि मैं स्ट्रेस हो रही हूँ तो शी अंडरस्टैंड्स कि कुछ मैसेज चल रहा है, शी इज टक 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 राइटिंग एंड शी इज स्ट्रेस्ड एंड शी विल जस्ट कम एंड से, ये आपको पता है स्टोरी में क्या हो रहा था। शी, अब आप डॉगमैन की बात करते हैं ना, शी इज रीडिंग डॉगमैन, देयर इज अ कॉमिक सीरीज शी इज रीडिंग दीज डेज, लुक बैम, लुक दिस, देन ही ईट्स कपकेक्स, एंड वो मेरे को ना डिस्टर्ब होते, सिया आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, हाँ मम्मी थोड़ी देर फोन रख दो ना, लेट्स जस्ट read this. I was like, it doesn't make any sense to me right now. जो मेरा दिमाग अभी, I'm somewhere else. But then I realized that अच्छा, she's understanding that I'm stressed, and I keep my phone on the side, and then I'm with her. Then I think that she needs my time also, so I try to be with her as much think as that's I great. can. I think, you know, before even I wanted to probe you with many questions what I have. मुझे हमारा रिचुअल्स है कि जो भी गेस्ट आता है सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डिड यू इवन चूज दिस प्रोफेशन, तो वो हमें आपके पूरा बैकग्राउंड एक बार सुनना चाहते हैं। Yes. So basically, since growing up, तो जो पेरेंट्स का कॉमन चीज़ होता है विद चाइल्ड कि डॉग मत जाओ, उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें काट लेगा, फियर जो बच्चों के अंदर बन जाता है when they are very small. I had that fear. I was scared of dogs. I was scared of cats. बहुत ही बुरी तरह से, टू द लेवल कि मुझे अगर सामने से कोई डॉग दिख जाता था, स्कूल नहीं जाती थी, वापस आ जाती थी कि वहाँ डॉग है और मुझे नहीं जाना है, वो मुझे कुछ कर देगा। द वेरी गुड थिंग माई फादर डिड टू ओवरकम दैट ही गॉट अ पपी होम। तो माई फर्स्ट डॉग वॉज मिकी। तो उसके साथ पूरा 1 महीने का ड्रामा चलता रहा, उसके मुंह में दांत भी नहीं थे और मैं भागती रहती थी कि मुझे काट लेगा, और माय फादर वुड एवरी टाइम ब्रिंग हिम, इसके मुंह में दांत ही नहीं है, कैसे काटेगा तेरे को, कैसे काटेगा तेरे को। वन डे आई वाज स्लीपिंग एंड ही वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी, इज लाइक आई वाज लाइक शुक्र है ये इतने डरावने नहीं होते। मतलब मेरा जो परसेप्शन था फॉर एनिमल कि वो ऐसे है, टू द लेवल कि फिर मैं उसके लिटरली मुंह में सारा दवाई डालती थी, सारा उसके मुंह से खींच के निकालती थी। देन आई यूज्ड टू टेक हिम टू वेट विजिट्स ऑल्सो बिकॉज वी वर स्टेइंग इन पालमपुर दैट टाइम। सो वी वर आई यूज्ड टू टेक हिम टू वेटनरी क्लिनिक देयर, एंड उस टाइम पे जो वेटनरी का जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका है, वो उस टाइम पे वैसा नहीं होता था। वो एक बैंडेज दे देते थे कि मुंह पे बांध दो भाई, तुम नहीं बांधना है, तुम्हारा पेट है, काटता है तो तुम देखोगे, हम नहीं कुछ करने वाले हैं। और मेरे को उसके साथ घंटे लग जाते थे, मिक्की को वहाँ पूरा पूरा गोल गोल घूमता था वो, मेरे को उसको बैंडेज करने में बहुत टाइम लग जाता था। तो मुझे तो लगता था ये तो बहुत, और मैंने वहाँ उनको देखा था कैटल शेड में कैसे काम करते हैं और ये वो, तो मुझे वो भी फियर था कि ये तो बहुत मुश्किल प्रोफेशन है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग लग रहा था वो फर्स्ट इंसेस पे। एवरी विजिट पे जाती थी तो इतना मेरे को घंटे घंटे लग जाते थे। तो बट समहाउ आई थिंक मिक्की से मेरा एक माइंड में वो समझ आया कि हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इज देयर बिहेवियर। जब आप पालते हो इट्स डिफरेंट। सिंस आई हैव अ कैट नाउ, तो मुझे पता है कि कैट बिहेवियर क्या है।
और डॉग बिहेवियर क्या है, तो वो जब तक आप पालते नहीं हो आपको नहीं पता लगता, यू नॉट फील इट, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है ये चीज़। ऑलमोस्ट ऑल द वेटनेरियंस आई नो दे ऑल हैव पेट्स, सब ने पेट्स पाले हैं, क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। सेकेंडली देन व्हेन आई वाज स्टडिंग, वही मेडिकल का तैयारी कर रहे थे, ऑब्वियसली सबको ज़्यादातर होता है कि MBBS डॉक्टर बनना है, बिकॉज माई फादर वॉज अ डॉक्टर, ही ऑलवेज हैड दिस थिंग कि या तो डेंटिस्ट बनो या तो MBBS करो, तो ह्यूमन उसी में जाओ, ऑब्वियसली हैड दैट थिंग। बट माई मदर वॉज वेरी दिस थिंग कि इफ़ शी इज़ ओके एंड शी वॉन्ट्स टू बी वेटनेरियन तो वो कर सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। शी वॉज द ओनली पर्सन हु प्रोब मी इनटू इट कि अगर तुझे करना है तो तू कर ले, कोई बात नहीं है। लकीली आई गॉट दिस सीट इन लुधियाना, very nice university, very challenging for me because the language barrier was there, मतलब आप पंजाबी बोलते थे सारे, and after my parents had migrated from Kashmir, we had stayed in Palampur only, Himachal. My parents जब वहाँ पे मिलिटेंसी हुआ तो they had to come, and मेरे नाना जी हिमाचल में रहते थे, तो it was easier हमारे लिए वहाँ पे रुकना। So मेरा पूरा स्कूलिंग वहीं से हुआ है, पालमपुर से। फिर मैं गढ़वासू में आई, लुधियाना। अमेजिंग यूनिवर्सिटी, अमेजिंग प्रोफेसर्स, दे आर वेरी गुड। सबका DVM ऑलमोस्ट क्लियर है वहाँ पे, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और दे वेरी इनकरेजिंग। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज इनिशियली मेरे को 1-2 साल लग गया थोड़ा पंजाबी सीखने में, बट आई वॉज फ्लुएंट आफ्टर सम टाइम। नोबडी कुड टेल कि मैं पंजाबी नहीं बोल सकती हूँ। Okay, so you speak Punjabi? टोटली मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा। पहले तो रैगिंग चलता था तो बहुत हंसते थे कि कैसा टूटा फूटा पंजाबी बोल रही है, तो मुझसे बुलवाते रहते थे। और मुझे लगता है कई उसका नेगेटिव पार्ट ये है कि रैगिंग को बड़ा स्ट्रेसफुली लेते हैं। आई यूज्ड टू एंजॉय रैगिंग। कोई सोचेगा तो मेरे को बोलते थे पंजाबी में बोल, तो मैं कुछ भी बोलती थी, तो दे यूज्ड टू लाफ, बहुत देर तक हंसते रहते थे। तो मुझे लगता था रैगिंग तो ठीक ही है यार, ऐसा कुछ इट्स नॉट अ बिग थिंग। लोग रैगिंग को कितना सीरियसली लेते हैं। कमिंग फ्रॉम देयर देन आई स्टार्टेड इंटरेस्ट इन सर्जरी, तो मेरा इंटरेस्ट बन गया धीरे धीरे। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं क्लिनिकल करूं, लैब वर्क करूं, स्लाइड्स देखूं, 9 to 5 की जॉब होगी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। दे वर प्रोबिंग में कि माइक्रो कर लो, पैथो कर लो, ऐसे पैथोलॉजी कर लो, ये तुमको कोई रोकेगा नहीं लॉन्ग आवर्स के लिए, और तुमको रात को कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारा कल्चर का क्या रिपोर्ट आया या कुछ का क्या है, तो तुम्हारा इजी लाइफ रहेगा। दैट टू मुझे ऐसा लगा कि फिर आप डॉक्टर ही नहीं हो एट द एंड ऑफ डे, जब आप लैब में अपने आप को कर रहे हो तो रिसर्च में जाना चाहिए था। तो आप फिर अगर ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट है कि आप पेट से मिलो, ओनर से बात करो, तो वो तो इंट्रैक्शन है ही नहीं वहाँ पे, तो वो कैसे होता। तो मेरा फिर इंटरेस्ट आया सर्जरी में। आई अगेन बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अच्छा सीट मिल गया, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मेरे पेरेंट्स का तो ये था कि PG तो करना ही करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन आगे तुमने PhD करना कि नहीं करना, दैट्स योर कॉल। बट आई थिंक लुधियाना में गुड एक्सपोजर, क्योंकि वहाँ पे एडवांस स्टडीज़ का था सेंटर, और सारे लोग वहीं पढ़ने आते थे फॉर सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। वेरी गुड मेंटर्स, दे मतलब लिटरली जैसे उंगली पकड़ के मेरे प्रोफेसर्स ने सिखाया है, हाथ पकड़ के सिखाया मेरे को सारा कुछ, और एनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा था, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स। मेरे बहुत रिगार्ड्स है अपने प्रोफेसर के भी, मुझे कहीं नहीं मिलते हैं तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ उनको देख के, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है जो मेरे को स्किल सीखना चाहिए था। अगर वो नहीं मेरे पास होता तो मैं नहीं कर पाती अच्छा। लड़कियां बहुत कम है इस फील्ड में, ज़्यादातर ये मेल लेड ही था। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे बैच में 70 बच्चे अगर थे तो 10 ही लड़कियां थी। रेशो ही नहीं है, लड़कियां जाती ही नहीं इस प्रोफेशन में, पेरेंट्स एनकरेज नहीं करते उनको जाने के लिए, क्योंकि बहुत हद तक इन पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में इस प्रोफेशन को देखा जाता है एज अ डंगर डॉक्टर, मीन्स लाइक अ कैटल बफलो देखने वाला ही डॉक्टर। क्योंकि हमारा मेजर GDP जो है कंट्री का, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द डेयरी, पोल्ट्री। डॉग्स और कैट तो कुछ भी नहीं देते, सोते हैं और आराम से खाते पीते हैं, और वो कुछ GDP में कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उसके लिए इतना इंकरेजमेंट नहीं होता था। ज़्यादातर फोकस्ड भी पढ़ाई जो थी वो थी कैटल बफलो बहुत ज़्यादा। स्मॉल एनिमल्स का कॉन्सेप्ट अब बहुत रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ में आ गया, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ समथिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन बाय ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इतने सारे स्पीकर्स बाहर से इंडिया में आते हैं, पढ़ाते, हम रेगुलरली ट्रेनिंग्स भी लेते रहते हैं, क्योंकि इतना ड्रग्स है जो पहले नहीं पता था, अब इंडिया में मिलने लगा है, इंपोर्ट होने लगा है। जब आपके पास कोई रिसेंट कोई ड्रग आती है जो बाहर की कंट्री में चल रही है, उनका एडवांस है साइंस हमसे,
तो आपको पता है कि नाउ यू आर एट पार. लिसन टू एनी पॉडकास्ट और एनी लेक्चर्स, हमें लगता था ये दवाइयाँ ये कहाँ मिलती हैं ये कहाँ से मिलेंगी, इनका क्या फ़ायदा है. इफ़ यू आर इवन नोइंग इट तो हम दे तो सकते नहीं हैं. बट थैंक्स टू आई थिंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अब सारी ड्रग्स वहाँ से आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं, इंडिया में मिलती हैं. और ऑलमोस्ट आपको मैं बताऊँ 80% ड्रग्स मिल जाते हैं इंडिया में अब आज की डेट में. जो बाहर मिलता है वो यहाँ पे भी है. बहुत कंपनीज इस चीज़ को थ्राइव कर रही हैं कि वो उस तरह का स्टैंडर्ड हम लाएं जो बाहर का है एट पार. और बहुत प्रोफेसर्स और वेटनेरियंस आप जानते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर एक क्लिनिक में आप 200 पेशेंट देख रहे हो तो उन्होंने वहाँ 10 ही देखे होते हैं. हमारा पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो हमारा हर एक डॉक्टर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम है. मेरे बैचमेट्स जो बाहर सेटल्ड है वो दिन के 10 या 12, क्योंकि उनका वो आवर्स के हिसाब से पैसा रहता है और वैसा सब रहता है. और हम कहते हैं यार हमने इतने सारे पेशेंट देखे और थक गए और फिर भी हमने वी डिडंट अर्न दैट मच. बट येस आई थिंक नाउ सिंस आई बीन प्रैक्टिसिंग, अब मैंने जब से 10-12 साल से तो बहुत इवॉल्व होता हुआ देखा है वेटनरी साइंसेज. आई एम वेरी प्राउड, आई फील वेरी प्राउड कि हम यहाँ तक आए हैं. इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी. यहाँ से ग्रोथ शायद CT स्कैन्स MRIs बहुत हो जाएगा, पर वो शुरुआत करना ही. फर्स्ट वेटनरी क्लिनिक, लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. मैंने CGS में काम किया तो फर्स्ट प्राइवेट वेटनरी हॉस्पिटल में मौका मिला मुझे काम करने का. बाय एंड लार्ज आई बीन वेरी लकी for whatever I am today. Yeah. I've been very lucky. Lovely. I'm sure I because think it's all because of your good intention. Yeah. You have been getting the Maybe. best, and Yes. the hand holding is like so beautiful. Yes. I think It has if you been there. just go back and check, हमने जितने भी गेस्ट के साथ बातें किया है ना, हमारा फर्स्ट सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि हाउ डिड यू चूज दिस प्रोफेशन. और एवरी वन ऑफ देम आज तक हमने जो इंटरव्यू किया है हर एक ने यही कहा है कि आई यूज टू हेट डॉग्स और आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ डॉग्स. एंड देन वही एक्चुअली आगे जा करके दे आर इनटू दिस फील्ड, Yes, बी इट ट्रेनर और व्हाटसोएवर जो भी हमने. Yes. It's actually coming from homes only. The scare about dogs and everything. Like my daughter, जब first time उसको तो वो clinic, she used to come to clinic. उसने बचपन से पेट्स देखे हैं. She would go pull ears, go hug each and every dog. और मेरे को ऐसा लगता था शिट ये तो काट लेगा इसको, अब क्या होगा. But then one day what happened, एक dog ने उसको गिरा दिया. Then she realized कि not every dog is like you have to approach, you have to give them time. Now whenever she doesn't pet dog, जैसे अभी आप सारा स्टोरी सुनते हो कि डॉग बाइट हुआ है, ये हुआ है, वो क्या एकदम जाके अप्रोच करते हैं. अगर मैं अभी आशा के जाके बाल ऐसे शेक कर दूं, क्या हो गया इसको, क्यों कर रही है ये ऐसा. पर डॉग्स के लिए हम ऐसा नहीं सोचते. हमें लगता है कि वो बड़े कडलियर हैं, बड़े प्यारे हैं, तो हम उनको कभी भी जाके हाथ लगा लें. तो शी नोज दैट. माई डॉटर शी गिव्स हर हैंड, लाइक द पेट स्मेल. इफ शी थिंक्स कि इसका आई कांटेक्ट चेंज सा हो रहा है तो शी नोज दैट ही डजंट लाइक दैट थिंग. I think that's how they learn, right? Yeah, Through that's how they experience. learn with experience. तो she knows कि बड़ा डॉग है तो sometimes she asks owner, can I pet? Do you think he'll allow me? मतलब वो उसको पूछना है, क्योंकि उसके पेट ओनर को ज़्यादा पता है उसके बिहेवियर के बारे में पेट के. तो कई बोलते हैं नहीं ये काट लेगा या ये कुछ स्नैप करेगा, तो आप खुद ही पीछे हो जाते हो. उसको कैट्स इसलिए पसंद है क्योंकि कैट स्नैपी नहीं होती हैं. कैट पॉ कर सकती है, पंजा मार सकती है, पर ऐसे बाइट नहीं करती हैं. उसके दिमाग में वो है. तो अभी जब मैंने पेट, जब वो छोटी थी तो मैं एक बारी एक पपी लेके आई घर में. मुझे किसी क्लाइंट ने बोला कि आप रखो, तो इट वॉज अ कॉकर स्पैनियल छोटा पपी. तो मैं घर लेके आई तो शी वॉज ऑल्सो क्रॉलिंग एट दैट टाइम. तो उसका फूड खा ले, उसका पानी पी ले. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, दो बच्चे कैसे संभालूंगी मैं. मैंने बोला अच्छा ठीक है, मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम. एक वो भी अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पोर्टेंटली कि उसका वो एक एज, सर्टन एज जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड करे कि उसको थोड़ा सा ओनरशिप आए उस चीज़ का, तो आप तब देते हैं पेट. तो इट्स टोटली डिफरेंट हाउ दे टेक इट. तो वो अब खाना डाल देंगे, ट्रीट खिला देंगे, मतलब वट एवर दे कैन, वट एवर इज इन देयर हैंड, तो वो करेंगे. बट वो एक सर्टन एज पे ही बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है. इंडिपेंडेंट बच्चा जब खुद ही नहीं है तो वो किसी और का कैसे केयर कर सकता है. बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है जो लोग पेट ऐसे लाते हैं बच्चों को गिफ्ट करने के कॉन्सेप्ट से. तो वो तो पक्का फेलियर होता है. उसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है. और पैम्परिंग ऑफ डॉग भी उसी तरह से हो जाता है. फिर वो बच्चे के साथ ही रेज करते हैं, बच्चे की तरह रेज करते हैं.
पहले डॉग्स अगर हमारे पेरेंट्स के टाइम का देखा जाए तो अंदर नहीं आते थे. हाँ. दे यूज टू स्टे आउटसाइड ओनली. 80% टाइम नहीं पता होता था उसने कौन सा घास खा लिया है, क्या खा लिया है, कहाँ उल्टी कर दिया, कुछ नहीं है, ही इज फाइन. नेक्स्ट ही विल स्किप अ डे, नेक्स्ट डे ही लीव. दैट डॉग ऑल्सो नोज कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है. तो वो यहाँ पे अब नाउ डॉग इज ऑन योर पिलो इन योर बेड, मतलब इवन मोर देन यू. तो आपको उसको क्लीन भी रखना है, उसकी हाइजीन का भी मैटर आपको देखना है, प्लस उसका फीडिंग भी आपको इतना पता है जितना किसी को नहीं पता. हिस्ट्री बहुत मिलती है. पहले ज़माने में वेटनेरियंस बोले जाते थे इनको कुछ पता नहीं चलता है, 2 इंजेक्शन लगा देते भेज देते, उनको वाकई नहीं कुछ पता होता है क्योंकि आपने उनको हिस्ट्री नहीं दी होती है. आप बस उनको ये बोलते हो कि भाई बस थोड़ा सा बीमार है, आज खाना नहीं खाया, बस इतना ही. आजकल का जो पेट ओनर है वो इतनी हिस्ट्री देता है, वो लिख के लाता है ऐसे कॉपी पे, पता है आपको, इसने सुबह ये खाया था, फिर उसके बाद शाम को ऐसे खा लिया, फिर शाम को उल्टी हो गया, सुबह इतने बजे उल्टी हो गया, मतलब इट्स कमिंग लाइक अ शीट. Color of the stool. हाँ, बट कलर ऑफ द स्टूल से. आपके हिसाब से ये जो इवॉल्व हुआ है चेंजेस, ये सही है या गलत है? इट्स वेरी गुड. इट्स वेरी गुड. हाँ, साइंस ही ऐसे इवॉल्व होती है ना. सारा हिस्ट्री है. अगर हमारे पास हिस्ट्री ना हो, हमारे पास पेशेंट का डिटेल ना हो, हमें उसके बिहेवियर के बारे में ना पता हो, तो हम कैच कैसे करेंगे? अगर पेट ओनर इतना अवेयर ही नहीं है, वो अपने पेट को देख ही नहीं रहा है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये बीमार है, आज इसने नहीं खाया है, आज इसको कोई प्रॉब्लम है. ही इज़ नॉट लुकिंग हिमसेल्फ. मैं अपने पेशेंट्स में ओनर जब भी मेरे को आके बोलते हैं कि पेट ही इज़ नॉट हिमसेल्फ, इज़ माई फर्स्ट थिंग. I know something is wrong. Maybe it will be a neurological, there will be some muscular problem, there will be some ligament, there is something. Maybe we'll not catch it in a day, we'll take a day or so. I sometimes tell them to keep ऑब्जर्वेशन देखते रहो, कुछ तो पक्का निकल के आएगा, या डायरिया आएगा या वॉमिट आएगा, कुछ ना कुछ आने वाला है. तो आप अगर कह रहे हो कि ही इज़ नॉट हिमसेल्फ, यू आर राइट, डॉक्टर इज़ नॉट राइट. पहले ज़माना डॉक्टर का था तो बेचारा सोचते थे इसको कुछ पता नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये बीमार नहीं है, ये ठीक है, घर जाओ. तो वो ख़त्म कहानी, क्योंकि ही डजंट नो कि उसको क्या करना चाहिए आगे. आई थिंक बोलना शुरू किया कि आई डोंट नो अभी, मतलब आई डोंट नो, आई कांट टेल यू राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग. Maybe I'll take a day or so, more history from you. That's why I sometimes tell you कि stool observe करते रहो, urine observe करते रहो, मुझे WhatsApp कर देना, मुझे follow up दे देना, ताकि अगर हफ्ता भर सब सही रहे तो मतलब सब ठीक है. पर अगर कुछ आता है तो we can address it because हम उतना close eye रख रहे हैं उस चीज़ पे. Even smaller things like eating less, leaving some meal can be a problem. आई थिंक हमने इसको ना एक हमारा वैसे भी नेक्स्ट सेगमेंट में आने वाला था. आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. तो क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? बिकॉज ये क्वेश्चन जो अभी मैं पूछने वाला हूँ, दिस विल बी फ्रॉम लेमन टर्म, कि कोई नया पेट पेरेंट है, नया पपी को ले आया, या अभी करंट पेट पेरेंट है जो कुछ साल से डॉग्स को रखा हुआ है या कैट्स को रखा हुआ है. तो ये क्वेश्चन उनके तरफ से है. तो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन इन बुलेट पॉइंट्स कि एज अ न्यू पेट पेरेंट, डॉग पेरेंट और अ कैट पेरेंट, उनको जब सबसे पहले घर आता है, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है फॉर बोथ कैट्स एंड डॉग्स. पहले हम डॉग्स का कवर करते हैं एंड देन कैट का. ऑलरेडी डॉग पेरेंट है, कैट पेरेंट है, उनको आज से, जब से ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, आज से उनको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ऑब्जर्व करना है, सो दैट ताकि उनको कम से कम ये पता चले कि अच्छा अब ये वेटनरी के पास जाने का टाइम आ गया. हो सकता है कि पहले हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं था, ये हो रहा था लेकिन हमने नेग्लेक्ट कर दिया, राइट? तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट कि क्या क्या उनके पास नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डॉग फर्स्ट. ठीक है. सो बेसिकली डॉग का अगर हम देखें तो हम हमेशा, जो कि पेट ओनर्स थोड़े अवेयर होते हैं, डेफिनेटली वो अपना थोड़ा रिसर्च भी करते हैं. आजकल के ज़माने में इंटरनेट देखा होता है, थोड़ी वीडियोस देखी होती हैं, थोड़ा उसने पढ़ा भी होता है, गूगल सिंपली किया होता है कि व्हाट शुड वी सी फॉर अ पेट. बहुत सारे पेट ओनर्स ऐसे होते हैं जिनके पास प्रीवियसली डॉग होता है एंड दे थिंक दे नो टू मच. डिजीजेस के बारे में भी या चीज़ों के बारे में भी थोड़े गड़बड़ ज़्यादातर वही लोग करते हैं. हमें बहुत पता है, तो पहले ही हमने पाला हुआ है, हमने बहुत पाले हैं, मेरी मम्मी के पास था या फलाने के पास था, मुझे बहुत पता है. तो वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं लोग. तो जब हमारे पास सबसे पहले डॉग या किसी पपी का कोई लेने वाला होता है, तो उनका जब कॉल आता है हमको, मोस्टली मेरे से पूछते हैं कि पहले तो हम क्या करें, किससे लें, क्या करें. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है. ब्रीडर्स से आप ले सकते हैं, कोई आपके पेट घर में किसी के बच्चे हुए हैं तो वो आप ले सकते हैं. थोड़ा ब्रीड का नॉलेज आपको इनिशियली, फर्स्ट पॉइंटर ये है कि उनको होना चाहिए कि वो आपके घर के स्पेस के हिसाब से वो
पपी जो है वो कौन सा ठीक है, कौन सा ब्रीड ठीक है। सेकेंडली, अगर आप खुद ही जाइंट ब्रीड से डर रहे हैं, लैब्राडोर से डर रहे हैं, क्योंकि वो उसका नेचर है, ही विल कम ऑन यू, ऊपर चढ़ेगा। अगर आप ऐसे एज अ होल स्केर्डी पर्सन है तो आपको वो नहीं रखना, क्योंकि वो आप उसको रोकते रहेंगे और उसको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो आपने पहले अपनी नेसेसिटी और नीड के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से भी आपने पेट लेके आना है। सेकेंडली, ब्रीड की डिजीजेस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि कुछ ब्रीड्स हैं, ब्रेकेसेफेलिक ब्रीड्स हैं, जैसे पग है, आप बॉक्सर्स ले लीजिए, कौन सी ब्रीड की कौन सी मेडिकल हिस्ट्री है वो भी पता होनी चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता है। ब्रीड प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं डिजीजेस के, जैसे कि अगर मैं ले लूँ कि ब्रेकेसेफेलिक ब्रीड है तो ये शॉर्ट स्नाउट होते हैं, इनको अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता, बाहर की कंट्रीज में बैंड है ये ब्रीड्स, नहीं लेता कोई भी। शॉर्ट स्नॉट, ओके। पग्स वगैरह नहीं पालते, वो दे डोंट कीप, वो बैन करते, उनका ब्रीडिंग बैन है टोटली, क्योंकि वो उनको बेचारों को बहुत प्रॉब्लम होता है समझ में, सांस लेने में या उस चीज़ में। कई ऐसे ब्रीड्स हैं जैसे डाल्मेशियंस हैं, स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है उनको, होंगे ही होंगे। आप 1-2 साल में उन देखेंगे, मेरे पास इतने डाल्मेशियंस आए हैं जिनको किडनी स्टोन स्टार्ट हो जाते हैं एट 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर पे ही। उनका फिर किडनी बेचारों का जल्दी खराब हो जाता है, उनके किडनी इश्यूज बहुत होते हैं। जर्मन शेपर्ड्स ले लीजिए, उनको पेरिनियल वो जो उसमें सॉरी एनल ग्लैंड में जैसे हो जाता है प्रॉब्लम काफ़ी, या ईयर का प्रॉब्लम है, ये GSD का है। उनको कोलाइटिस होता है, उनको इंटेस्टाइन उनका वीक ही होता है। छोटे फूड चेंज किया आपने, जैसे आप बोर्डिंग में देखते होंगे, GSDs का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनको आपने फूड ऑल्टर किया, पक्का डायरिया आएगा, उनको आना ही आना है। उनको कोलाइटिस एकदम से ट्रिगर होता है। कई GSDs को नॉनवेज के डाइट से होता है, कईयों को ग्लूटन से होता है, कईयों को डेयरी से होता है। हर किसी का अलग अलग है। तो वो एक नॉलेज होना पेट ओनर को कि कौन सा ब्रीड को क्या प्रॉब्लम है, कितना बड़ा है, उस चीज़ को हम टैकल कैसे कर सकते हैं। लाइक रिट्रीवर्स में हिप डिस्प्लेशिया की प्रॉब्लम है, अब लोगों को सर्जरीज करानी पड़ रही हैं, अब हम सर्जरीज कर रहे हैं, बट ठीक है, मतलब फर्स्ट प्लेस में नहीं होना चाहिए वो चीज़। तो उस चीज़ के लिए अपने वो कितना प्योर लाइन है, कितना प्योर ब्रेड है, उसकी नॉलेज होना, कितना उसको प्रॉब्लम होगा कल को चल के, तो उसको आप टैकल करने के लिए तैयार हैं मेंटली कि नहीं है। थर्डली, आप मेल है फीमेल है, आपको पता होना चाहिए कि फीमेल का साइकिल है कैसे आएगा, मेल के अपने प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे आएंगी। अब उसके बाद उनकी डिजीजेस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इनमें पार्वो वायरस है, डिस्टेम्पर वायरस है, ये 45 डेज के जब होते हैं, मोस्टली ब्रीडर्स से हम बोलते हैं तब लेके ले लीजिए आप इनको, क्योंकि तब तक मटर्नल एंटीबॉडीज और मदर की इम्यूनिटी बच्चे को मिलती है। कई बच्चे जल्दी निकल जाते हैं एंड उनके लिए फिर हम कुछ किट्स रन करते हैं। लकीली अब हमारे पास एक्सेस है अच्छे किट्स का। PCRs भी होते हैं, अगर कोई ओनर ज़्यादा अवेयर है या समझदार है तो हमें बोलता है PCRs करिए, क्योंकि वो थोड़े मोर रिलायबल होते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता, तो हम वो टेस्ट रन करते हैं और हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ कर सकते हैं। अगर अर्ली डिटेक्शन पपीज के लिए बोल हाँ रहे हो, जी right? बिल्कुल, अच्छा, ठीक पपीज पे आजकल क्लिनिक्स में फर्स्ट डे पे ही पार्वो डिस्टेम्पर का किट रन करने के लिए रेकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि अगर उसने कहीं पे भी सपोज आप ब्रीडर हो, आपने आशा के घर में पेट हुए हैं, तो आपने उससे पपी ले लिया, आप उसको लेके कहीं चले गए, वहाँ उसने कैच कर लिया इन्फेक्शन, फिर आप उसको कहीं और लेके गए, उसने मना कर दिया, फिर कहीं और लेके गए, वो बच्चा कहाँ कहाँ एक्सपोज हुआ है किसी को नहीं पता। आप तो ये सोच रहे हो कि मैं तो आशा के घर से सीधे लेके आया तो इसको इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, बट वो कहाँ कहाँ एक्सपोज हुआ है नोबडी नोज। तो उसके लिए डॉक्टर्स का वो अप्रोच ही वैसा होता है कि हम तो सोचते हैं कि इन्फेक्टेड आएगी, पहला नहीं होगा तो सही है, हो गया तो हम उसको एक्चुअली, जैसे पार्वो तो अब आजकल ट्रीटेबल हो गया है, उसके एंटीबॉडीज़ हमें मिलने लग गई हैं। डिस्टेम्पर इज़ क्वाइट बैड, मतलब बहुत ही ख़राब है अगर हो जाए तो, बट एटलीस्ट ओनर एक दिन से ही अटैच हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो वो बहुत मेंटल ट्रॉमा है बच्चे के लिए, जो घर में जिसके लिए पेट आता है मोस्टली, तो फिर वो बच्चे को मतलब उसको पहले ही डिजास्टर देखना है, उसको पता ही नहीं है, वो घर में आया है 4-5 दिन के बाद बीमार हो गया, तो वो क्या करेंगे वो लोग। तो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनको कभी हम बोलते हैं कि फिर हम क्या करें, तो हम बोलते हैं ब्रीडर को वापस कर दो, तो दे डोंट वांट टू गिव इट टू द ब्रीडर, बिकॉज दे कि अब हमने इसका ओनरशिप ले लिया है, अब जो भी इसके साथ होगा वी गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, विल bear the expenses and whatever, but it is very traumatic। वो लोग बहुत जल्दी फिर पेट्स छोड़ ही देते हैं लेना का थॉट। एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा है, टेस्ट कराने का खर्चा है, वैक्सीनेशंस का खर्चा है, डीवर्म के खर्चा है, उसका वो एक्सपेंस क्या आएगा, और क्या आपको आपका पॉकेट अलाउ करता है वो चीज़ की नहीं
क्योंकि मैंने आपको लाइक आई सेट कि अब पेट जो है वो घर में है, बिस्तर के अंदर बैठ के बैठा हुआ है ना, तो उसकी डिजीजेस का आपने ध्यान रखना है। टिक्स है, टिक्स का कैसे प्रिवेंशन होगा, पपी के स्टेज से कैसा होगा, आपको वो एक्सपेंसेस पता होने चाहिए कि मेरा क्या इनकर होगा एक्सपेंस, कभी कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है। तो लोग कई बार कहते हैं तो अरे हमने तो अभी लिया, ये बीमार हो गया, अब क्या करें, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने नहीं बोला आपको पेट लाने के लिए, आपका डिसीजन था, यू शुड हैव डन योर मैथ। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, आपने उसको ले तो आए फैमिली में, बट उसको आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, हर चीज़ के लिए। वो चीज़ सेंस ऑफ ओनरशिप वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है। सेकेंडली, आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन है, वो पेट को नहीं लाइक करता, तो पहले तो उससे भी आपको करना है कि घर में कोई पसंद नहीं कर रहा है उस चीज़ को, तो आप उसके लिए क्या चेंजेस लाएंगे, आप उसके लिए क्या एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं, और यू आर टोटली मूविंग टू अनदर स्पेस। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे पेट चाहिए था तो मैंने दूसरा घर ले लिया कि मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है तो मैं अलग घर में रह रहा हूँ। ऐसा करते हैं लोग। सो इफ यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द इकोनॉमिक थिंग्स एंड इमोशनल थिंग्स गोइंग अराउंड इट। तो ये सारा आपका बिफोर मैथ होना चाहिए। आपका शेड्यूल कैसा है, वॉक कैसे आप करा सकते हो। आजकल बहुत लोगों ने डॉग्स को पी पैड ट्रेन करा है, घर में ही बच्चे कर लेते हैं। मैंने देखा बालकनी में एक पी पैड बिछा देते हैं, वहीं सुसु वहीं पॉटी हो जाता है। अगर आप बहुत बाहर ले जाने के लिए उसको नहीं है, आपके पास टाइम नहीं अलाउ करता है, प्लस आपने पूरा दिन डॉग को घर में बंद कर दिया है, उसकी मेंटल स्टिमुलेशन के लिए भी सोचना है कि घर में बंद रहेगा, रह जाते हैं नहीं, तो वो कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। कई बार 80% टाइम ओनर को पता ही नहीं होता कि पेट शाम को जब वो घर आया है तो ऐसा ढीला क्यों पड़ा है, उसको क्या हो रखा है, नहीं पता होता, उसने क्या कंज्यूम किया, उसने क्या खाया है, कुछ नहीं पता होता। कहते बस हम घर आए तो ये उठ नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ कूदा है, कहाँ से चोट लगा लिया है, क्या कर लिया, कहाँ से गिर गया, नहीं पता। कैमराज इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब वट एवर थिंग्स नीड टू बी डन। अनलाइकली जैसे हम मतलब ये तो सब चीज़ें डॉग्स के लिए है, डॉग वॉकर, फिर उसका ग्रूमिंग एक्सपेंस, शिट्जू है तो हर महीने उसके बाल कटेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर ब्यूटिफिकेशन भी करना है, लॉन्ग हेयर भी रखना है, लॉन्ग कोट भी रखना है, उसका भी मेंटेनेंस है, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट आप उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, लाइक दैट। आपको चाहिए भी अच्छा सुंदर साफ पेट शाइनिंग, तो उसके लिए एक्सपेंस है, हर चीज़ का एक्सपेंस है। हाँ कम ज़्यादा हो सकता है, हाँ आप वो स्किल सीख सकते हैं, आप खुद वो चीज़ें कर सकते हैं घर में। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको हमेशा उनको पेट पार्लर्स में ही लेके जाना है या डॉग क्लिनिक्स में लेके जाना है। और ये बहुत अच्छा स्टिमुलेशन भी होता है पेट के साथ। आप उसके साथ जब नहाने वाली एक्टिविटीज़, कॉम्बिंग एक्टिविटीज़, क्लीनिंग एक्टिविटीज़ करते हो, वो आपके साथ एसोशिएट करता है और बहुत आपके साथ कंफर्टेबल होता है हर चीज़ कराने के लिए। सो मैम, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि फॉर डॉग्स एंड कैट्स, अगर कोई पपी को लेकर आता है या उनके पास ऑलरेडी एक एडल्ट डॉग है या कैट है, तो इफ़ यू कैन जस्ट हेल्प अस कि डेली रूटीन में उनको क्या क्या याद रखना है या क्या क्या ऑब्जर्व करना है। वॉकिंग पे ले गए, वापस आने के बाद कुछ क्लीनिंग करना है या कुछ उनको ऑब्जर्व करना है कि अनयूजुअल, या पपी को फर्स्ट वॉक कब होना चाहिए, इनके बारे में यू जस्ट लेट अस नो। सो बेसिकली हम जब बात करते हैं पपीज़ की, सबसे पहले बात करते हैं, तो यूजुअली पपीज़ जो हैं वो हम अवॉइड करते हैं वॉक करना अंटिल वैक्सीनेशंस उसकी कंप्लीट ना हो। तो सबसे जो प्रिलिमिनरी वैक्सीनेशन जो हैं वो उनकी हम वैक्सीनेशंस को 2 में डिवाइड करते हैं, कोर एंड नॉन कोर वैक्सीन्स। कोर वैक्सीन्स में हमारी आती है 9-in-1 एंड रेबीज़, ये बहुत ज़रूरी है कि फेटल है, 9-in-1 या 10-in-1। और उसके बाद हमारा आता है कोरोना एंड कैनल कफ। मतलब कैनल कफ और कोरोना हो सकता है फ्रॉम अ बोर्डिंग पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट, बट फेटल नहीं है। कैनल कफ से हमने नहीं देखा कभी कोई फर्टालिटी होती है, और ना ही कोरोना से देखा है। दे आर प्रीटी मच मतलब इजी डिजीजेज ऑन पेट्स। तो हमारा टारगेट रहता है कि अंटिल रेबीज़ का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो तब तक हम कोशिश करते हैं कि पेट को बाहर ना ले जाए, क्योंकि अगर किसी डॉग ने अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, उसको फिर रेबीज़ के पूरे इनकम्प्लीट वैक्सीन होंगे तो उस बेचारे को पूरे शॉट लेने पड़ेंगे। सेकेंडली, अगर उसने कोई वायरस जैसे 9-in-1 है जिसमें पार्वो का और डिस्टेम्पर के स्ट्रेन रहते हैं, लेप्टोस्पायरा भी बहुत कॉमन है, रैट से फैलता है, रैट के पी एंड पूप से, वो बहुत कॉमनली नहीं पता होता लोगों को, बट वो भी बहुत फेटल डिजीज है। उससे भी बचने के लिए वो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी बच्चे को जब मिलती है आप उसके 2 बूस्टर्स के बाद, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके बाद ही हम बोलते हैं क्लाइंट्स को कि बाहर लेके जाइए आप, मतलब अराउंड 3-4 months approximately by 4 months, yes. By 4 yes, months, yes. अच्छा। That's a big challenge for again trainers कि हाँ, उनको बहुत मुश्किल लगता है वो चीज़ कि डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, तो क्योंकि उनके लिए बिहेवियर और डॉग सोशलाइज होने में बहुत दिक्कत करता है। बट हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से बोलते हैं तो हमारा अलग अप्रोच है। हम बीमार नहीं चाहते पेट को होना, बिहेवियर सोचते हैं कि शायद ठीक ही बाद में कर लेंगे बिहेवियरिस्ट।
तो एक तो वो है। सेकेंडली जो रेगुलरली हम अपने पेट के ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत लोग मेरे से पूछते पता कैसे चलेगा कि बुखार है। जैसे वैक्सीनेशन हम करते हैं, कई बार वैक्सीनेशन साइट पे पेन हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि आप आइस पैक लगा लीजिए। कई बार इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये क्या है, इम्यून मेडिएटेड रिएक्शंस हैं। सॉरी, ये आइस पैक कब की जब बात है? आइस जब हमें इंजेक्शन लगाते हैं, कई बार साइट पे पेन होता है डॉग को, छोटे पपीज को, हाँ हाँ वहाँ चिल्लाते हैं, उनको पेन होता है उस जगह पे, 1-2 दिन तक कई बार उनको डिस्कम्फर्ट रहता है वहाँ पे इंजेक्शन साइट पे। तो हम बोलते हैं कि आप आइस पैक लगाइए उसके लिए, ताकि थोड़ा उसको आराम मिले, क्योंकि इनिशियल पेन है, वो बॉडी का रिएक्शन है, वो वैक्सीन उस बॉडी में गई है, वो कैसे भी रिएक्ट कर सकती है। लोकल साइट इन्फ्लामेशन कर सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकती है। कई बार हम वैक्सीनेशंस लगाते हैं, हम क्लाइंट्स को बोलते हैं आप थोड़ी देर क्लिनिक पे वेट कीजिए, कोई रिएक्शन आ सकता है। एकदम मैंने देखा है, एकदम फ्लेयर हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, बिल्कुल कान रेड हो जाता है, ऐसे मतलब वो वैक्सीन का रिएक्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर वैक्सीन का, किसी को। अच्छा, Because मतलब the drug है ये आप स्पेसिफिकली वैक्सीनेशन, जब ईयरली वैक्सीनेशन लगता है उस टाइम की बात कर रहे हो? सारा पपी से ज़्यादातर पता चलता है ना, क्योंकि पपी फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है वैक्सीन्स को। तो कुछ वैक्सीन्स ऐसे तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन्स होते हैं जो हर पपी को नहीं सूट करता, उसके एडजुवेंट्स ऐसे होते हैं जो उसको नहीं सूट करते, तो उनको रिएक्शन आ सकता है। तो पपी से मोस्टली हमें पता चलता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हम उसको वैक्सीनेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उसको डीवर्म कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डीवर्मिंग से वॉमिट हो जाता है, तो वो नॉलेज एक होना चाहिए कि पपी का वैक्सीनेशन डीवर्मिंग जो है उसका कैसे रहने वाला है। एनुअल वैक्सीनेशन ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा देश जो है वो एंडेमिक है अभी डिजीजेस के लिए। बाहर की कंट्रीज रेबीज फ्री हैं, वो 3-3 साल में भी उठाते हैं, और कई बार उनका एंटीबॉडी का टाइटर चेक करते हैं फिर वैक्सीनेशन लगाते हैं। बट हमारी कंट्री में क्योंकि एंडेमिक डिजीजेस है, तो हम लोगों को रेबीज तो एनुअल वैक्सीनेशन कराना ही है 100%। कई बार हम पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन भी उनके लिए रिकमेंड करते हैं। कई बार कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि ये वैक्सीनेटेड डॉग है, तो इसको क्यों हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसके इनफ एंटीबॉडीज बॉडी में बने हैं कि नहीं बने हैं। वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज अ वेरी बिग थिंग, मतलब आपने वैक्सीन लगाया है पर उसने क्या वो इनफ एंटीबॉडीज बनाए हैं उस डिजीज से बचने के लिए कि नहीं, वी डोंट नो। तो कई बार एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, और कोई डॉग ने अगर बाइट किया है तो हम लेके चलते हैं कि अगर जिसका हमें अननोन हिस्ट्री है वैक्सीन का, सड़क का कोई पेट है, तो हम कहते हैं पोस्ट बाइट या तो 3037 या तो फिर 5 वैक्सीन तो आप ले लीजिए। उस हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ता है। एनुअली वैक्सीनेटेड पेट्स भी कई बार एक्सपोज हो सकते हैं डिजीजेस के लिए। मैंने देखे हैं अडल्ट डॉग्स में भी जिनका पार्वो डिस्टेम्पर का वैक्सीनेशन हो रखा होता है, कई बार वो भी एक्सपोज हो जाते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। स्पेसिफिक स्ट्रेन की वैक्सीन नहीं लगी होती, अब तो 10-in-1 भी हम लगाते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेन कवर करता है। पर कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जो उतने 9-in-1 जैसे है, या कुछ ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं डिजीजेस के जो कवर नहीं होते वैक्सीनेशन में, और कई बार इवॉल्व भी होते हैं, म्यूटेट करते हैं। वैक्सीन के लिए हमारे पास इम्यूनिटी नहीं होता है, तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि शुरू में लगा दिया था तो अभी जरूरत नहीं है, या बहुत स्किप करते हैं वैक्सीनेशन। इसीलिए बोर्डिंग में अब आजकल मैंडेटरी कर दिया। अब ज्यादातर लोग जब पेट को छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो नॉन कोर और नॉन कोर वैक्सीन दोनों लगवाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अब बोल दिया है कि भाई नहीं ले सकते हम, सिंपल एज दैट। तो वो चीज़ है। सेकेंडली टिक्स है, टिक्स वगैरह का भी बहुत ध्यान रखना है जब आप वॉक के लिए इनको लेके जाते हैं, मोस्टली क्योंकि उनके आदत होती है बुशेस वगैरह में जाने की। फ्रॉम देयर दे पिकअप टिक्स, फ्लीज, माइट्स। कुछ ऐसे टिक्स एंड फ्लीज है, तो कुछ माइट्स वगैरह है वो नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई देते। ईयर माइट्स उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। कई बार पेट्स ईयर माइट्स से बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और हम नॉर्मल ईयर ड्रॉप्स डालते हैं पर हमें नहीं पता होता कि उसको माइट्स हो रखे हैं। जब हम ब्रॉडली टिक एंड फ्ली का इन्फेस्टेशन का ट्रीटमेंट देते हैं, काफ़ी हद तक माइट्स भी उसमें कवर हो जाते हैं। तो प्रीटी मच कुछ केसेस में बहुत टाइम तक लोगों को नहीं पता होता, तो डॉग का परपेचुअल या कैट में भी रादर बहुत ईयर माइट्स का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फिर अगर आपने टिक्स का और उसका केयर किया है तो साथ में माइट्स का भी केयर हो जाएगा। आई वाज जस्ट कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। जैसे आपने बीच में कहा कि अगर एनुअल वैक्सीनेशंस होता भी हैं तब भी बीच में कभी कोई डॉग बाइट होता है, यू आर इंसिस्टिंग कि जो वैक्सीनेशन हो चुका है उसको भी दोबारा इंजेक्शन दे। द अदर डॉग इज अनवैक्सीनेटेड और देयर इज अननोन हिस्ट्री, आपको नहीं पता, सड़क का कोई रैंडम डॉग बाइट कर रहा है तो आपको नहीं पता। अगर दोनों डॉग्स को वैक्सीनेटेड लगा हुआ है देन इट्स नॉट नहीं, तब हम इतना जरूरी नहीं समझते। क्योंकि दोनों डॉग्स रेबिड डॉग ने नहीं काटा, हमें नहीं पता ना कि जो डॉग है वो रेबिड है कि नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि स्ट्रे डॉग ने अगर काटा तो हमने एनुअल वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हमें एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाना चाहिए, पोस्ट बाइट वैक्सीनेशंस बोलते हैं उनको। तो वो एंटी रेबीज जिस टाइम पे काटने के बाद जिस टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाता है
फिर रिकॉर्ड में वही अपडेट होता है वही कि update। नेक्स्ट 1 ईयर के बाद हाँ, जैसे उसके 3 बूस्टर लगे फॉर एग्जांपल, आज काटा है मैंने 0 डे पे लगा लिया, फिर मैं 3rd डे पे बुलाऊंगी, फिर मैं 7 डे पे बुलाऊंगी, फिर 7 डे से आगे नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, क्योंकि 7 year डे चला लास्ट वैक्सीन लगा है जो उसका, 6 महीने पहले लगा था वो सुपर सीड हो वो गया। सुपर सीड हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पेट ट्रैवल्स होते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी होता है फ्लाइट्स में जाना, तो हम कई बार रेबीज का टाइटर कराते हैं। वो क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि कई डॉग्स की मैंने देखा है कि इम्यूनिटी नहीं बनी होती है डिस्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन, और फिर हमें उनको बूस्टर डोज देना पड़ता है। हम उसका रिपीट ब्लड टेस्ट करते हैं। बहुत सारे पेट्स जो हैं वो फ्लाइट्स में इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनकी अनफ एंटीबॉडीज नहीं होती। कुछ वैक्सीन हमें उनके रिपीट करने पड़ते हैं फॉर द रीजन कि क्योंकि उसको इनफ टाइटर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो 100% इम्यूनिटी नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज अगर नहीं बने हैं उस वैक्सीन के, उस पेट के अंदर स्पेसिफिकली, कई बार इम्यून होते नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ रिसेंटली अभी एक डेकरा करके कंपनी है, उनके एग्जीक्यूटिव्स आए थे, तो उनको हमने एक ऐसा ही केस था जहाँ पे 3 वैक्सीन लगे थे कैट में, तो हमें उसके बावजूद भी उसमें प्रॉब्लम दिखाई दी उस कैट की। को कॉल किया, उनकी पूरी टीम आई, उन्होंने वो पूरा बैच ऑफ वैक्सीन ऑल ओवर वर्ल्ड स्टॉप किया क्योंकि सिंगल उनको हमारी तरफ से क्वायरी आया था फॉर वैक्सीन की ये वैक्सीन सही नहीं है। मतलब इतने लेवल पे जाते हैं कंपनीज, ह्यूज थिंग, इतना बड़ा बैच सिंगल। मतलब मेरे को बहुत आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि इतने एक सिंगल इंडिया में कि यहाँ पे हमने रिपोर्ट किया तो दे टेकन इट सो सीरियसली। तो मेरे तो और फेथ हो गया उस कंपनी के ऊपर विद दैट ड्रग कि यार ये तो बहुत दे आर लाइक सो मच गुड इन देयर स्टैंडर्ड्स। तो इट वाज वेरी नाइस फॉर देम ऑल ओवर। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ से वो थे, but the whole team had come to the clinic to report that. check while we are talking about vaccines, मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला है कि दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल, कि वो बोला है कि यू शुड नॉट ओवरडोज योर पेट विद That's what I said. That's what I said. बाहर की कंट्रीज में तो वो टेस्ट उन्होंने बोला एंटीबॉडी का टेस्ट होता है ना, वही मैं बता रही थी आपको, टाइटर टेस्ट। टाइटर टेस्ट करना है कि एंटीबॉडी, एग्जैक्टली, एंटीबॉडी टेस्ट या टाइटर टेस्ट करना है हमारे पे। वो टाइटर है बॉडी के अंदर, इनफ एंटीबॉडीज हैं उस डिजीज से लड़ने के लिए कि नहीं, वहाँ पे टेस्ट होते हैं। इसका क्या प्रोसीजर होता है? सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट, यस। एंड हाउ मच इट माइट कॉस्ट? आई थिंक मतलब जो बाकी 9-in-1 में और रेबीज में ही सबसे ऊपर आता है। रेबीज का तो अब जैसे लकीली यहाँ पे बैंगलोर में ही होने लगा है, इट कॉस्ट अराउंड 6-7,000 आई बिलीव। एंड तो अगर ये टाइटर टेस्ट में प्रूव किया कि एंटीबॉडीज बनी है तो वैक्सीनेशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास एंटीबॉडी है मान लीजिए, पर द थिंग इज दैट कॉस्ट इज सो हाई, तो इससे तो अच्छा माइट एज वेल पुट द वैक्सीन ओनली। बट ओवरडोज प्रॉब्लम नहीं करेगा? ओवरडोजेज का बहुत है प्रॉब्लम, दैट्स राइट। वो इट्स अ बिग ह्यूज बाहर के कंट्रीज में, इंडिया में भी अब इसके बारे में बहुत बात हो रही है। हम कैट्स में तो ये कर लेते हैं स्किप। मैं काफ़ी क्लाइंट्स को जो मेरे से पूछते हैं और जो अवेयर हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ क्योंकि टोटली इंडोर कैट्स होती हैं, उनका एक्सपोजर अगर नहीं है, कहीं जाते नहीं हैं, कहीं बोर्डिंग में नहीं आते, घर में ही अंदर रहते हैं, तो हम उनका 2 साल 3 साल में हम उनका कर देते हैं कई बार स्किप। बट उसमें भी मुझे नहीं पता, अल्टीमेटली कभी बिल्ली बाहर भाग गई और कुछ इन्फेक्शन कैच कर लिया या किसी डॉग ने उसको बाहर पकड़ लिया, तो उसको सारे पोस्ट बाइट वैक्सीन लगाने हैं। तो ये इस वजह से कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि हमें कांस्टेंट सर्कमस्टांसेस का नहीं पता है कि वो कांस्टेंट रहेंगे सर्कमस्टांसेस हमेशा की नहीं। तो हम वो कैसे पहले बोल दें कि भाई आप वैक्सीन मत लगाइए, और कल को कुछ हो गया कैट को या डॉग को तो आपने कहा था भाई वैक्सीन नहीं लगाई, हमने नहीं लगाई। अब आपके फोमाइट से, आपके कपड़े के थ्रू मे बी आपने कहीं एक डॉग पूप पे गलती से पैर रख दिया, अब आप यहाँ कैट पूप पे पैर रख दिया, आप अंदर ले आई, यू गॉट द वायरस इनसाइड द हाउस, इट्स देयर इनसाइड योर प्लेस, हाउ कैन यू टेल वायरस नहीं आ सकता है, कैसे आ गया? बहुत जगह ये होता है कैसे आ गया वायरस, कैसे आ गया वायरस। वायरस तो ऐसी चीज है, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। जब हम वायरस की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट ये पार्वो हो गया, डिस्टेंपर हो गया, ये 9-in-1 का जो एब्सोल्युटली मोस्टली रेबीज वाला भी हो सकता है। रेबीज भी इट्स अ वायरल डिजीज ऑब्वियसली, उसके लिए भी। सो व्हाट यू आर सेइंग इज अगर हमने मान लो कि पपी का पूरा वैक्सीनेशन हमने कंप्लीट कर दिया जो 4 महीने लगता है, उसके बाद मान लो 1 और साल हमने ईयरली बूस्टर्स भी लगवा दिया एंटी रेबीज का भी। नाउ फ्रॉम द 3rd ईयर अगर मैंने उसका टाइटर का टेस्ट कराया, उसमें मान लो कि एंटीबॉडीज बना हुआ है एंड इट इज प्रूव्ड,
तो अगर वो बन चुका है, हम कितने साल तक उसको पोस्टपोन कर सकते वो हैं? डिपेंड करता है कि टाइटर क्या है। कितने अगर इतना कम antibodies टाइटर है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और ओके। अगर टाइटर इनफ है तो आपको पता है कि हाँ ये 1 साल भर इसका पुल कर जाएगा। उसमें लिखा रहता है कि टाइटर का क्या है, कितने टाइम तक रहेगा। बट उस मतलब मोस्टली यही है कि वो टाइटर चेक कर लेते हैं कि अभी प्रेजेंट है, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए स्किप कर देते हैं अंटिल यू अगेन चेक द टाइटर। ओके, तो ये मतलब टाइटर टेस्ट में सारे वैक्सीन जो होते हैं, कोरोना हो गया, रेबीज हो गया, इन डिस्टेम्पर। सारे हाँ डिस्टेम्पर का, इन सबका एंटीबॉडीज वहां दिखाएगा या सबका अलग अलग होगा टाइटर टेस्ट? कॉमन नहीं होगा ना, सभी वायरसेस अलग हैं, सबके स्ट्रेन डिफरेंट फॉर है, एवरी तो उसके लिए वैक्सीन यू हैव टू स्पेसिफिक गेट वन हाँ इंडिविजुअल इंडिविजुअल टाइटर टेस्टिंग डन। इट मतलब टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। जो आप बोल रहे हो कि 6 to 7,000 लगेगा। ये तो टाइटर रेबीज के लिए होता है। अभी इनके किट टेस्ट भी आते हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो क्या प्राइसिंग करते हैं, पर मुझे जहां तक पता है 3,000-4,000 कॉस्ट करते हैं, क्योंकि अपेरेंटली इंडिया में तो कोई कराता ही नहीं है। इट्स बाहर की कंट्रीज में ही है ये, क्योंकि कॉस्ट इज सो हाई। अब आपने सभी का वैक्सीन कर लिया, आपने 12,000 रुपीज खर्च किया, तो दो 1,200 रुपये में जो वैक्सीन हो जा रही है आपकी, नहीं, तो इसमें But हाँ, the thing is, like, people can go for titer test once they have an adult dog after consulting their vets to check whether they can go for a vaccine or not. जो टाइटर टेस्ट में पता चल जाए। अनफॉर्चुनेटली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ किट्स भी है, बहुत लोग नहीं कराते हैं। तो आपके पास लैब्स के पास में नहीं है, उनकी एक्सपायर हो जाती हैं, क्योंकि आप कहीं से इंपोर्ट करते हैं इनको, और फिर उसके बाद वो लैब्स में रहती हैं, लोग टेस्ट ही नहीं कराते, लोगों को अवेयरनेस नहीं है या किसी भी रीजन से उनके टेस्ट खराब हो जाते हैं और यूज ही नहीं होते। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने तो कभी भी टाइटर टेस्ट नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नॉलेज है क्योंकि ऑब्वियसली पता है इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज वी कीप ऑन रीडिंग। ये टेस्ट नहीं किया क्योंकि कभी किसी क्लाइंट ने नहीं बोला Because 18 like, साल में। समटाइम्स इवन वी फील क्यों ओवरडोज करना अगर कुछ है हाँ, तो। बट एनवायरनमेंट की कहानी है। लाइक कोई एनवायरनमेंट आपने देखना है जहाँ आपके एक्सपोज हो रहा है, तो वहाँ पे खराबी नहीं है वैक्सीन देना। 10 साल या 12 साल की उम्र में मैं बोल देती हूँ क्लाइंट्स को कि अभी 10 ईयर ओल्ड हो गया, इनफ एंटीबॉडीज बन गई होंगी बचपन से, इसको हर साल वैक्सीन लगाए छोड़ दो, मत कराओ वैक्सीनेशन। अगर उसको वैसे ही कोई अंडरलाइन कंडीशन है, किडनी इश्यूज हैं, तो मैं ओल्ड डॉग्स में मना कर देती हूँ वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वी प्रिज्यूम कि चल मतलब इतने टाइम से वैक्सीनेशन किया तो इनका इम्यूनिटी होगा। ऑल्दो इट्स अगेन नॉट साइंटिफिकली प्रूवन व्हाट आई एम सेइंग, बट क्योंकि उसके लिए भी टाइटर टेस्ट ही करना है जानने के लिए कि एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है। बट काफ़ी हद तक होती हैं, और मैंने यहाँ मोस्टली देखा है कि 10 ईयर प्लस डॉग्स में मैंने नहीं देखा कि, मेरा इतना एक्सपीरियंस जो है इट इज़ दैट मैंने नहीं देखा कि वायरस उनको इफेक्ट करता है एट दैट एज। आई हैव नेवर सीन। बिफोर आई एम आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन, मुझे ये पर्टिकुलर टाइटर का कंक्लूड करना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग इज, अगर हमारे अडल्ट डॉग को वैक्सीनेशंस देना है, अगर किसी के पास, इफ दे कैन अफोर्ड, गो फॉर टाइटर टेस्ट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स एंड चेक। रेबीज का अलग टाइटर टेस्ट होता है और 9-in-1 का अलग होता है जो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। वो 6,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। आई थिंक पीपल कैन गूगल इट, है ना? हाँ, या आई थिंक मे बी कनेक्ट विद द लैब्स ऑल्सो, क्योंकि सैम्पल ही देना है, तो लैब अगर वो करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट, तो मतलब अगर वो अरेंज करा सकते हैं दैट स्पेसिफिक टेस्ट, तो आई थिंक इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। So just to conclude for the titer test what we are talking, हर वैक्सीन का टाइटर टेस्ट होता है। प्लीज लोग हैज टू कंसल्ट देयर लैब्स और डॉक्टर्स हु डू इट, एंड देन दे कैन आल्सो गेट इट डन टू चेक व्हाट इज द एंटीबॉडीज करेंटली इन देयर डॉग्स बॉडी। फिर उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद दे कैन जस्ट कंसल्ट द डॉक्टर एंड गो अहेड विद द वैक्सीन इंस्टेड ऑफ डंपिंग इट। ऑफ कोर्स टाइटर सो 1 ईयर के लिए तो मोटा मोटा जैसे रेबीज का हम करते हैं, तो वो जो फ्लाइट्स वगैरह के लिए रिकमेंडेड होता है, तो जब उनका टाइटर पॉजिटिव आता है तो हम ब्रॉडली उसको 1 साल के लिए मानते हैं कि 1 साल तक के लिए उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज हैं। तो फिर वो अगेन आफ्टर 1 ईयर दे हैव टू रिपीट इट डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ऑल्सो, जैसे उसमें रहता है। हमारे देश में तो अनफॉर्चुनेटली डिजीज काफ़ी हद तक वो है, तो and of हमको course it will be very costly, and you can please check that on Google, and if you are really interested in getting it done, that's an option. So Yeah, yes, that's right. one more question I had, doctor. जैसे हमारे बोर्डिंग में पपीज का बोर्डिंग के लिए बहुत इंक्वायरीज आती है, जहाँ पे वो बोलते हैं 2 months का पप है, हमारा ट्रैवल पहले से प्लान हुआ था, 1 हफ्ता जाना ही है, हमें उसको छोड़ना है। वी डू नॉट एंटरटेन देम, वी से दैट नहीं, पूरा वैक्सीन होना ही चाहिए, उसके बाद आप छोड़ सकते हो, बिकॉज दे कैन पिक
anything because their immunity level is weak. So what do you have to एब्सोल्युटली यूर राइट. हम Correct. भी रेकमेंड यही करते हैं क्योंकि वो भी बोर्डिंग के लिए हमको भी पूछते हैं कि हम कहीं बोर्डिंग में छोड़ दें. तो वी ऑल्सो टेल देम कि नहीं, बोर्डिंग में इनको मत छोड़ो क्योंकि अभी इनके इनफ एंटीबॉडीज नहीं बनी है. तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को इंकरेज करते हैं कि वो घर में ही रखें. जिस एनवायरनमेंट में पेट है वहीं कोई ऐसे अरेंजमेंट कर दे, मे बी मेड और समबडी और सम फ्रेंड हु कैन टेक लुक आफ्टर देम. अभी क्रेट ट्रेनिंग का भी है तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी लोगों में आ गया है. तो कहीं काफ़ी हद तक वो भी हमें बेनिफिशियल रहता है ऐसे केसेस में. बट 100% उन लोगों को जब तक फुली वैक्सीनेटेड नहीं है आप नहीं ले सकते तो उनको. फुली वैक्सीनेटेड अराउंड 3.5 months 4 तक हो मंथ, हाँ जाए- जी, हाँ 4 जी, months 4 तक हो मंथ तक जाएगा. हो जाता है. एंड उसके बाद तुरंत वो they हाँ can जा expose सकते them हैं to other एब्सोल्युटली, क्योंकि हम places. स्टार्ट कर देते हैं जब हम Great. रेबीज का डोज लास्ट लगाते हैं उनको, तो हम बोलते हैं कि आपसे 14 डेज में एंटीबॉडीज मिल जाएंगी इसको मोस्ट लाइकली, तो आप इसके वॉक्स कर सकते हैं. Okay. तो मैंने ये भी सुना था कि अगर वैक्सीनेशन लगने के बाद दैट शॉट विल टेक अबाउट 4 to 5 days टू एक्टिवेट इन देयर बॉडी. 14 डेज 14 days लगता है उनके? 14 डेज. तो तो अच्छा. 14 दिन के अंदर अंदर वो एक एंटीबॉडीज बन जाती है उसके अंदर. तो हम रेकमेंड करते हैं कि 14 डेज के बाद, मतलब टू बी ऑन सेफ साइड 21 डेज के बाद यू कैन टेक देम आउट फॉर वॉक्स एंड एवरीथिंग. So basically 5 months. चली जाता है. ग्रेट. You remember pool party जब हम उस टाइम पे थ्रो करते थे? हाँ. There was a inquiry of a beagle. 2 महीने का था बच्चा. हमने उसको मना किया था. वो लेके आए थे. बेचारा वो इतने बुरी तरह से उसके बाद उसका तबीयत खराब हुआ. Very और दैट्स व्हाट ना, कि आपने भी एक्सपीरियंस किया वो चीज़, तो यू अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को आप तभी डिस्करेज करते हो. कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं इनको, पता नहीं क्या बिजनेस नहीं चाहिए या क्या, आई डोंट नो. मतलब पीपल आर से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक हमारा एक्सपीरियंस ही है इन चीज़ों के अंदर जो हमारे को बेटर बनाता है, और हम शायद बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की वो पोटेंशियल रखते हैं क्योंकि हमें पता है उस चीज़ के बारे में बेटर देन एनीबडी एल्स. true. हम अभी मार्च में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो समर्स नज़दीक में है. दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा समर्स है, राइट? ऑलमोस्ट 6-7 महीने. तो कोई भी डॉग्स या कैट्स, क्या क्या एडवाइस आप देना चाहते हो, और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटर की ज़रूरत होता है, पेट पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना है, एंड कौन से सिचुएशन में आप उनको एडवाइस करते हो कि तुरंत वेट के पास लेके भागे? व्हाट इज अलार्म? सो बेसिकली हमारे पास जो ये वेदर आता है काफ़ी हॉट रहता है, इसमें गर्मी रहती है. काफ़ी सारी ब्रीड्स जो अब इंडिया में हैं, जिस हस्कीज वगैरह ले लीजिए, इनको काफ़ी गर्मी लगती है, या सेंट बर्नार्ड्स हैं, दे उनको बहुत जल्दी हीट दे पिकअप. मोस्टली हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में कि ज़्यादातर लेट इवनिंग्स में जाके हीट बहुत गर्म हो जाती है और शाम तक में बहुत बिल्डअप हो जाता है जब वॉक्स वगैरह के लिए जाते हैं. काफ़ी डॉग्स जो है हीट स्ट्रोक एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइम पे भी, दिन के टाइम में भी करते हैं. इसलिए हम बहुत अवॉइड करते हैं. पेट ओनर्स को ये बोलते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग का ही अगर वॉक प्रेफर कर रहे हैं तो करिए. कूलर टाइम ऑफ द डे देखिए, शॉर्टलिश वॉक करिए इस टाइम पे, क्योंकि पानी भी वो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो कई बार हमें ब्लोट का डर रहता है. तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर ना दें. फर्मेंटेशन ऑफ फूड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि खाना भी आप उस तरह का दीजिए जो बहुत फर्मेंटेड ना हो, मतलब उस तरह से कंट्रोल रहे ताकि गैस प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा ना हो. हीट स्ट्रोक को लेके भी फर्स्ट एड बहुत टाइम पे घर पे ही हो सकता है. आप उसका टेम्परेचर कूल डाउन 80% टाइम्स घर पे ही कर सकते हैं. थोड़ा कूल वाटर बाथ दे के उसको पंखा चला के या एसी के नीचे रख के थोड़ी देर, जब तक कि उसका पर्सपिरेशन थोड़ा सेटल ना हो जाए. कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये हीट स्ट्रोक है? What जब can be the एकदम से वो अनकॉन्शियस से हो जाते हैं, काफ़ी हद अच्छा. तक गिर जाते हैं, कई बारी हाइपर सलाइवेट करते हैं, बहुत एक्सेसिवली पैंट करते हैं, कई बारी उनका टंग जो होता है वो ब्लूइश कलर टिंज भी देने लग जाता है क्योंकि इतना एक्सेसिव पैंटिंग होता है कि वो ब्लू कलर होने लग जाता है. कई बारी नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है. बॉडी इन जनरली वुड बी वेरी वार्म, एंड दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. मतलब मैं बहुत हद तक लोगों को ये बोलती हूँ कि टेम्परेचर लेना आप बचपन से ही सीखिए, क्योंकि टेम्परेचर इज़ वन थिंग दैट फॉर समटाइम्स पीपल ब्रिंग डॉग्स टू द क्लिनिक सेइंग यार हमें टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर चेक कर दो, शायद बुखार लग रहा है. तो आप ये देखो कि जब आप भी बीमार होते हो आप घर पे ही तो चेक करके देखते हो कि बुखार है कि नहीं है. ऑल द वे कमिंग डाउन टू द क्लिनिक द टेम्परेचर विल शूट अप मोर. समटाइम्स द टेम्परेचर नीड्स टू बी सेटल्ड एट द प्लेस ओनली, जहाँ पे घर पे है वहीं पे ही, क्योंकि जब उसको गर्मी इतनी हो रही है कि 106, 107, 108, उसमें अगर आप दौड़ोगे
तो कई बार वो बहुत फेटल हो सकता है, उसको एयर भी नहीं मिल रही, गाड़ी बंद होती है, एसी में उतना वेंटिलेशन कई बार नहीं हो पाता है, तो कई बार उसको पंखे के नीचे खुले हवा में रख के थोड़ा स्टेबलाइज करके टेम्परेचर ड्रॉप करके आपको पता लग जाता है कि 106 107 हो गया है, आप उसका टेम्परेचर अब नीचे आ गया है, 103 104 आ गया, मे बी यू कैन देन टेक टू द वेटनरी क्लिनिक। बहुत लोगों का यही रहता है, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ हुई इंसिडेंट्स के लोग करे इसका टेम्परेचर 106 107 है तो लाते हैं, तो हमारे यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते, रास्ते में वो एंड हो मोर ओवर जाता है। अगर डॉग को मोशन सिकनेस है और वो एजिटेट हो रहा है या पैनिक ही हो रहा है ना, तो गाड़ी में ले जाना और भी ज़्यादा फेटल हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, दैट्स राइट, बिकॉज हम आजकल बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स यूज़ करने लग गए हैं फॉर दैट। मैं ड्रग्स का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट देर आर ड्रग्स आप पेट को दे सकते हो जिससे उनका एंग्जाइटी पहले से ही कवर हो सकता है। कैट्स के लिए हम बहुत बोलते हैं क्योंकि कैट्स बहुत एंग्शियस होती हैं, तो आजकल हम कुछ दवाइयाँ उनको बताते हैं कि आप ये टैबलेट या ये मेडिसिन आप ले लीजिए हाफ एन आवर 1 आवर बिफोर। इट्स एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन, एंग्जाइटी हो जाता है उनको। बहुत सारे पेट्स क्या है वो वेट के साथ एसोसिएट करते हैं विद पेन, क्योंकि आप लाते हो, वैक्सीनेट करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो उनको वो फियर साइकोसिस होता है। उनको पता है कि भाई गाड़ी में डाल रहे हैं, हमें लेके जा रहे हैं, तो वेट क्लिनिक ही जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, घूमने नहीं ले जा रहे ये हमको, तो वो इतना एसोसिएट करते हैं। कई बारी कैट्स इतनी चिल्लाती हैं, कई बारी क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं हम घर जा रहे हैं, इन्हें बहुत परेशान हो गई है, ला ही नहीं पाते टू द क्लिनिक। लकीली बहुत अच्छी दवाइयाँ हमारे पास अब हैं, हम वो पेट क्लाइंट को बोलते हैं आप ये थोड़ा दे के आइए, ये सेडेटिव नहीं है, इट विल जस्ट डिक्रीज द एंग्जाइटी। मैं ये रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि दे शुड कम डाउन टू द वेटनेरियन और उनको पूछ सकते हैं कि ऐसा एंटी एंग्जाइटी दवाई क्या हो सकता है जो हम उनको दें ताकि उनका राइट्स कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमने उसको क्यों अननेसेसरली स्ट्रेस करना है, क्योंकि अगर स्ट्रेस डॉग होता है वो हर तरह से प्रॉब्लम है, या कैट क्लिनिक में वो आपको पकड़ने नहीं देगा, वो पूरा एक्सर्ट करेगा, उसके ब्लड पैरामीटर्स ऑल्टर्ड आएंगे क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से हैं। आप सोचोगे अरे हाँ ये तो स्ट्रेस में है तो ये सब गड़बड़ हो सकता है, तो जब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप क्लिनिक पे आ रहे हो, अगर आपका वो मिशन नहीं, वो एम ही नहीं पूरा होता तो व्हाट्स द पॉइंट, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना उसको लाने का। बहुत सारी सिचुएशन, जैसे लास्ट टाइम आप लेके आए थे एपिलेप्सी का केस था, उस टाइम में तो शी कैन, आप कुछ नहीं कर सकते घर पे उस टाइम पे, तो यू हैव टू रश ओनली, उस टाइम पे यू कैन नॉट वेट फॉर हिम टू सेटल, और क्योंकि उसको कंटिन्यूसली आ रहे थे, सिंगल राउंड होता है, आपने मेडिसिन दिया वो सेटल हो गया, इट्स समथिंग एल्स, बट जब वो पीरियोडिकली हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, देन यू नीड अ वेटनरी असिस्टेंस। और आप मतलब हमें भी बहुत मुश्किल हो जाता है आईवी पकड़ना, उस डॉग को पकड़ के होल्ड करके करना, 4-5 बंदे चाहिए होते हैं, ऐसे सच सर्कमस्टेंसेस में आपको क्लिनिक ही आना पड़ेगा। तो कार राइड्स को कंफर्टेबल किया जा सकता है। आई डोंट नो, अब फेलिवे के कुछ डिफ्यूजर्स भी आते हैं, फेलिवे के नाम से आते हैं, और आई थिंक एक कामेक्स का भी डिफ्यूज़र आने लगा है। कई बारी कार्स में ये फिट हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल टॉक्सिक होते हैं, तो जो पेट स्पेसिफिक हों खाली वही आप लें। कुछ डिफ्यूज़र्स भी आप लगा सकते हो, वो भी कामिंग इफेक्ट देता है पेट के लिए, मतलब आराम से ही ड्राइव रहे, तेज़ी से ना हो। एक बारी आई वॉज कमिंग डाउन, तो मैं क्लिनिक की तरफ ही आ रही थी घर से, इतनी तेज़ी में थे, उनका शीशा खुला हुआ था, मैंने देखा डॉग पीछे से खिड़की से कूद गया। इतना वो कितनी देर तक ड्रैग हुआ, पूरे पीछे के पैर पंजे पूरे छिल गए थे। उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो डोर, वो विंडो का वो क्या है ना, उसने पैर रख लिया और वो खुल गया, वो खुला और वो सीधे बाहर। So on this note, child lock is not only for kids, even for dogs, because we have lot of adventures which has happened with dogs opening the window, and this is one of it, One time with the ma'am cat said. also, one client told me they were coming down from Amritsar, ऑन द रोड गलती से उन्होंने, कैट ने स्टेप कर दिया उसके ऊपर, दोनों बिल्लियां जंगल में भाग गई बाहर को, क्योंकि उन्होंने कार में छोड़ा था। ही टोल्ड मी दैट वो घंटों चिल्लाता, और मोरियो, कई बार कैट्स का क्या होता है मोरियो, उनका नाम बताओ ना और तेज आगे भागती हैं वो, नॉट लाइक डॉग, यू कॉल द नेम एंड दिल कम बैक, इट्स डिफिकल्ट। तो एक 1 to 2 or 3 hour वो बंदे ने जंगल में जाके पता नहीं कहाँ, इज लाइक आई डोंट नो मैं कहाँ जा रहा था, बट ही वाज सो हैप्पी कि वो उनको पकड़ पाया। तब से वो चाइल्ड लॉक लगाता है, मुझे बताया तो मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये भी कर सकते हैं पेट्स। एक हस्की था, बोर्डिंग में आता था पहले, वो पहले हम ही ड्रॉप पिकअप करते थे, तो अरुण को पता था कि इज वेरी नॉटी, चाइल्ड लॉक लगाता था वो, कई बार आगे आके जंप करके चाइल्ड लॉक का वो करके फिर पीछे शीशा खोलता था। नहीं, बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, दे आर लाइक, उनका मेमोरी होती, अच्छा उनकी मेमोरी होती है कईयों की ना, कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, तो डोर्स, लैच, ये तो सब खोल ही लेते हैं, उनको पता लगता है कर सकते हैं हम, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट। डॉग्स का वॉकिंग से पहले
और वॉकिंग के बाद कितने देर के बाद पानी पिलाना चाहिए? हम जैसे फीडिंग को लेके अगर बोलें तो मैं तो लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप फीड या पानी ऐसे कुछ डॉग को पिलाना है, कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर का गैप होना चाहिए, आधे घंटे का तो होना ही चाहिए। पहले क्योंकि और बाद में? बाद में, क्योंकि वो तो चल के आया ना बाहर से, पहला पैंट कर रहा है वो, उसको आते ही पानी पीना है, क्योंकि उसको भी नहीं पता उसको कितना पानी पीना है। वो एकदम से कई बारी जो हमारा डायलिटेशन का प्रॉब्लम आता है डॉग्स के साथ, डिस्टेंशन का आता है, बहुत वॉल्यूम पी जाते हैं कई बारी पानी का, इतना गर्म ही लग रहा होता है उनको। तो थोड़ा सा 15-20 मिनट्स का अगर उनको ब्रीदर मिलेगा तो फिर वो पानी ऑफर किया जाए। जब उनका रेस्पिरेशन स्टेबल हो तो उनको ऑफर किया जाए तो रिलेटिवली दिल भी ओके। फीडिंग को लेके भी मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि खाना खिला के वॉक ना करें, उसमें भी वो डिस्टेंशन होने का और डायलिटेशन होने का डर होता है। तो आप फीड करें, कोशिश करें कि आप टाई करें। मैं एक शेल्टर में काम करती थी, कृष्णा आश्रम करके, तो वहाँ पे दे हैड 300 डॉग्स, तो दे वुड टाई ईच ए सिंगल डॉग। 300 डॉग जब टाई होते थे तभी फीड होते थे। 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स उनको रखा जाता था, फिर खोलते थे, क्योंकि नहीं तो उनका ब्लोट होने का डर रहता था। तो मैं बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिस, मतलब उसमें बहुत टाइम लगता था उन लोगों को, बट दे वुड डू दैट, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंसेस किया था ये चीज़ का। तो मैं भी अब लोगों को बोलती हूँ कि ठीक है, आप उससे साथ, कई बार ये क्या होता है डॉग की एक खाना खा के बहुत एनर्जी आ जाती है, खेलना चाहता है, बॉल के साथ खेलना चाहता है, तो मैं भी लोगों को बोलती हूँ कि खाना खाने के बाद कभी भी उसको प्रॉम्प्ट ना करिए खेलने के लिए, क्योंकि वो ब्लोट कॉज कर सकता है एंड इट नहीं, कैन मैंने बी ये सीरियस क्वेश्चन प्रॉब्लम। इसीलिए पूछा क्योंकि ना लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, और हमारे बोर्डिंग में भी जब लोग आते हैं ना, जब मैं उनको पूछता हूँ तो आई गेट टू नो वो क्या करते हैं, या वॉक से पहले फटक से खाना खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं और लेके जाते हैं, और वापस आने के बाद अरे मेरा बच्चा वो बहुत पॉइंट कर रहा है, उसको पानी पिला फटाफट। बिकॉज उनका वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स वाला सोचते हैं ना कि खाना खाएंगे पानी पियेंगे तो वो पुप करेंगे, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, बट बट जबकि उससे ये कोई लेना फेटल नहीं। हो सकता है हाँ बिल्कुल। कि वॉक से या खेलने के बाद तुरंत आप बहुत ज़्यादा पानी पिलाते हो या खाना तुरंत खिलाते हो, देन इट कैन बी फेटल। एब्सोल्युटली ट्रू। ये दिस शुड बी अ मैसेज टू ऑल ऑफ देम, यस यस एब्सोल्युटली, टू वन एवरी हैज टू टेक पेट केयर पेरेंट। अबाउट बिकॉज दिस। दिस इज ह्यूमन प्रैक्टिस ना, हम भी मतलब बहुत हाँ। लोग खाना खा के फिर वॉक पे निकल जाते हैं, जैसे 9-9:30 इन द इवनिंग। बट फिर भी हम थोड़ा ब्रीदर देते हैं, एकदम से नहीं। डॉग का क्या है ना, यू डोंट नो कि वो कब दौड़ेगा, कब खेलेगा। हाँ। कई बार जूमीज आ जाते हैं, उनको इधर उधर कूदना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़े दिन में क्लाइंट का मुझे कॉल आता है, ये कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, ये ठीक से नहीं है कुछ। इसको मैं शाम का टाइम इज 80% टाइम आई सीन इवनिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है इवनिंग मील के बाद ही होता है ये ज्यादातर। सब इतना कुछ नाइट में ही हाँ, होता है। मोस्टली एवरीथिंग हैपन्स इन नाइट। और इवनिंग मील के बाद तो सुबह कभी कॉल नहीं आता जीडीवी का, डिस्टेंशन का, जब सबसे इजीली डॉक्टर उसको ट्रीट कर सकता है, सारे स्टाफ क्लिनिक पे होता है, एवरीबडी इज देयर, जीडीवी आता ही रात में। जैसे कि आप बोल रहे हो गैस्ट्रिक हो सकता है, जीडीवी तो आई मीन वी विल डेफिनेटली टॉक आस्क यू मोर अबाउट इट। जैसे गैस्ट्रिक होता है रात को तो क्या करना चाहिए, कैसे पता एंटास चलेगा आपको पता gastric लग है? जाता है डिस्टेंशन पेट का, तो अगर आप अपने पेट को रेगुलरली देख रहे हो आपको पेट समझ आ जाता है कि ब्लोटेड है, डिस्टेंडेड है, वो आपको दिखता है। जैसे मैं भी अब बचपन से बच्चे को देख रही हूँ, मेरे पास भी जब ओनर लेके आते हैं ही इज नॉट लुकिंग गुड, या मुझे कोई, मैं बोलती हूँ वीडियो भेज दो मेरे को क्या कर रहा है, नहीं एक्सप्रेस कर पाते कि कुछ उनको अनयूजुअल लग रहा है, पर वो कैसे बोलेंगे उसके बारे में कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं कई बार बोलती हूँ कि आपको लग रहा है कि पेट डिस्टेंडेड है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद वीडियो में कि पेट डिस्टेंडेड है इसका थोड़ा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिस्टेंडेड मतलब ब्लोटिंग, फूला हुआ है, हाँ, ऐसे फूला हुआ, दिखता है okay, कि फूला हुआ है okay. पेट इसका रिलेटिवली डॉग का, क्योंकि यूजुअली अगर अंदर रहता है और एकदम से ऐसे बल्ज लग रहा है तो कोई रीजन है उस चीज़ का। तो डिस्टेंशन के बारे में हम उनको फिर बोलते हैं आप एंटासिड्स फर्स्ट ऑफ ऑल घर पे क्या है, नहीं होता तो बाहर से बताते हैं। कई सारे कार्बिनेटिव्स होते हैं या एंटी फ्लैटुलेंस मेडिसिन होती हैं, हम उनको बोलते हैं लाइक आपको पता है डिजिटोन वगैरह ये सब, हम बोलते हैं कि दे दो आप, इससे थोड़ा डिस्टेंशन हो सकता है, इट माइट टेक टाइम बट इट विल हेल्प। और एंटासिड्स भी, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है ना, फॉर हमें डिस्टेंशन या ब्लोट लगे, कई बार हम एंटासिड में लगता है नहीं यार ठीक है आई टेक एन एंटासिड, एक ठीक तो रह सकता हमें है। पेट ऐसा फूला हुआ दिखेगा, या और कुछ थ्रो भी करते हैं, वॉमिटिंग भी करते हैं। वॉमिटिंग, हाँ, आप अनईजी हो, आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वॉमिट भी आ सकता है। खाने का हाँ, वॉमिटिंग। और कई बारी अनईजीनेस, पहले उठेंगे बैठेंगे साइड चेंज करेंगे फिर इस तरह बैठेंगे, फिर मतलब रेस्ट नहीं करेंगे, तो उससे भी पता लगेगा कि कुछ डिस्कम्फर्ट है कुछ ना कुछ। मोस्टली फीडिंग के बाद का है तो
डिस्टेंशन या गैस है या पेट में दर्द है या गैस्ट्राइटिस है, मोस्टली खाना खाने के बाद जब डॉग ऐसा करता है तो यही मोस्टली रीजंस होता है। सेकेंडली जो लिम्प्स होते हैं या ये भी शाम में ही ज़्यादा होते हैं, पता नहीं क्यों, कि डॉग वॉक करके आया है तो पीछे की टांग उठा के चल रहा है, अचानक से वो पीछे, बिकॉज दे हैव दैट इंस्टिंक्ट ना, वो पूप को कवर अप करने का, और ये मोस्टली इंजरीज शाम को ही होती है पैर की। तो क्लाइंट कहती है लंगड़ा के चल रहा है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, अभी तक तो ठीक चल रहा था, अभी वॉक करके आया तो लंगड़ा रहा है, बिकॉज उसकी इंस्टिंक्टिव चीज़ें हैं। अब हम रिलेट करते हैं तो हम वो फिर बोलते हैं कि अच्छा अभी पेन किलर दे दो या आज हॉट फर्मेंटेशन कर लो, होम केयर में जो जो पॉसिबल है तो वो क्लाइंट को रेकमेंड करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट एड किट बनाना शुरू किया क्लाइंट्स के लिए, और मैं उनको बोलती हूँ तुम्हारे पास कम से कम कुछ दवाई होगा तो मैं बता सकूंगी। पहले दवाई लेने जाओ, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम बेसिक जैसे हम डायरिया की, वॉमिटिंग की, गैस की, फीवर की मेडिसिन हम अपने लिए रखते हैं। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि योर क्रिएटिंग है, मतलब एक बैग बना के दे रहे हो जिसमें जनरल मेडिसिन हो, हाँ बिल्कुल, और पेट पेरेंट्स को, क्लाइंट को आप मैं एजुकेट शीट कर पे रहे हो, लिख के शीट देती पे हूँ पर्टिकुलर चीज़ है इसके लिए एसओएस, ये तो एसओएस मेडिकेशन है, एसओएस मतलब उसी टाइम पे हमें देना है, तो ये चीज़ें इतना इतना सेफ्टी लिमिट में, अब मेरे से बात हुआ नहीं हुआ, यू कैन गिव इट। इट्स वेरी तो ये इंटरेस्टिंग। मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि रात को कॉल कर रही हूँ मैं 12-1 बजे, मुझे कोई कर रहा तो अब मैं उसको बोल रही हूँ जाके सुकराल फिट ले गया, तो कहाँ जाएगा बेचारा ढूंढने के लिए, दुकान भी नहीं खुली होगी, फिर 24/7 क्लिनिक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, डिलीवरी नहीं पॉसिबल है रात में। नहीं, आई मीन इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज या आई वाज मोर इंक्वेजन बिकॉज ये हर कोई नहीं करता, हर कोई डॉक्टर्स नहीं करता है, राइट? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए एक किट बना के दे रहे हो, और उसमें लिख के भी दे रहे हो कि ये है, ये है, ये सिम्टम्स है तो फिर ये दे दो, उसके बाद नहीं सेटल होता है देन यू कॉल मी। ओपिनियन है कि मेरे को वो कॉन्सेप्ट नहीं सही लगता कि क्लिनिक पे आया है इंजेक्शन ही लगाना है उसको, मतलब कोई ना कोई इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो हो जाएगा, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हम लोगों के लिए भी तो डॉक्टर पहले बोलता है ना कि फीवर आया तो एक बार क्रोसिन खा के देख लो, नहीं सही होगा तो फिर देख लेंगे क्या है, फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि सिंगल कई बार फटीक की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, एनवायरमेंट चेंज की वजह से कोई भी बेसिक चीज हो सकती है, एज सिंपल एज दैट कि आज ज्यादा चिकन खा लिया, आज ज्यादा गाजर खा ली, आज खेलते हुए ज्यादा ट्रीट्स दे दी, मैंने भी दे दी, पापा ने भी दे दी, उसने भी दे दी, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, तो उस चीज के तो हम एसओएस कुछ कर सकते हैं ना, कल हो सकता है इज एब्सोल्युटली फाइन, एकदम से दौड़ने की जरूरत नहीं है वेटनरी क्लिनिक आने की। हाँ मेरे को तभी ठीक लगेगा, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है कंसल्टेशन लेना कि भाई कुछ था ही नहीं, और अब मैं ऐसे कंसल्टेशन भी मेरे को लेनी है, मुझे भी बहुत ऑकवर्ड फील होता है कि अब वो आया बेचारा, मैंने टेम्परेचर चेक किया, बेसिक चीजें देखी हैं, एंड आई विल टेक कंसल्टेशन, कुछ बात नहीं थी जो घर पे भी सॉल्व हो सकता था। Doctor, I wanted to ask, because summers are here, we have so many wonderful pools all over, around Delhi NCR, and pet parents want to party with their dogs. They take them for pool usage. तो अभी इसमें एज अ पेट पेरेंट क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, बिकॉज एकदम से पानी ठंडा है, जाके बाहर आया, हीट स्ट्रोक हो गया, ये सब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप क्या आपकी तरफ से सजेस्ट करना चाहते हैं? जस्ट एड ऑन क्वेश्चन, सॉरी, ये टाइम भी इफ यू कैन सजेस्ट कि वो सुबह के टाइम पे जाना है, शाम के टाइम पे, और दोपहर के टाइम पे भी जा सकता है क्या पूल के पास? सो बेसिकली बेस्ट टाइम तो पूल में जाने का मॉर्निंग का ही है, सबसे अच्छा कूलर टाइम होता है, ठंडा होता है पानी, और हीट स्ट्रोक के चांसेस भी कम होते हैं। बाय द टाइम 10-11 काफी सारे डॉग पार्क्स मुझे पता है शायद कि अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, फिर 10 बजे के बाद दे क्लोज ऑल्सो, क्योंकि बहुत हॉट होता है, आफ्टरनून में भी अवॉइड करते हैं वो जाना, हीट स्ट्रोक होते ही होते हैं। इवनिंग लेट इवनिंग्स भी प्रेफर करते हैं कि तब भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है बाहर का और पूल के अराउंड का। कई बार इवनिंग में, लेट इवनिंग्स में इट कैन गो वेरी ह्यूमिड अराउंड पूल एरिया, क्योंकि वो पहले ही बहुत गर्म है और उस एरिया में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली लाइक आई सेड कि इस टाइम पे टिक्स का इन्फेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, कीड़े मकोड़े इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। पूल में भी इनका इन्वेजन काफ़ी रहता है। जो पेट ओनर्स बहुत अवेयर हैं वो टिक मेडिसिन में, मतलब आई रिक्वेस्ट कि सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेट के अंदर टिक है, कोई अननोइंगली उस पूल में जा रहा है, उसके ऊपर वो चढ़ जाएंगे और उसको प्रॉब्लम करेंगे। बट अगर सब लोग अवेयर होंगे कि एक टिक मेडिकेशन पेट को दिया होना चाहिए तभी वो डॉग पार्क में जाए या तभी पूल के अंदर जाए, तो बहुत सारे इन्फेस्टेशंस से, जो पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस है, रादर देन आई वुड से डीवर्मिंग भी, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरासाइट जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत ग्रो करता है। मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब पूल का टाइम स्टार्ट होता है, पेट्स का स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ उनको कि जब भी आप डॉग को अपने पूल का कोई कराते हैं, हो सकता है तो शार लें, नहलाएं उसको,
अच्छे से हो सकता है तो डिसइंफेक्टेंट सोप से कोई भी एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल वॉश दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा डॉग कौन सा इन्फेक्शन कैरी कर रहा होगा। कॉमन पूल्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सी हम ह्यूमंस में तो उनको ट्रीट कर करके यूज़ करते रहते हैं, सब जगह ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होते पूल्स में, और बहुत सारे पेट्स जो हैं उनका स्किन कोड ड्राई हो जाता है, रफ हो जाता है बार बार नहलाने से, बार बार पूल में जाने से। टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा देर तक पूल में भी नहीं रहते, फटीग होता है डॉग्स को, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है टांगों में, अगले दिन चलते नहीं है वो, फिर आते हैं कल पूल गया था चल नहीं रहा है आज, क्योंकि पूल से निकला ही नहीं अपेरेंटली बाहर, पूरा एक्सरसाइज हो जाता है काफ़ी। रिट्रीवर्स बहुत पानी में पसंद करते रहना, उनका हिप डिस्प्लेशिया रहता है, उसके लिए वो अच्छा है उसके लिए करना। मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि 20 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए pool activity. It's too much of rigorous exercise for them. Going inside the water, coming out, then going inside, then getting the ball. Too much. Some like. Secondly, मेरा एक और रिकमेंडेशन है कि पेट ओनर जो धक्का मारते हैं, कई पेट्स बहुत डरते हैं पानी से, दे ड्राउन, उनको ड्राउनिंग हो सकता है। कई डॉग्स तो दे विल बी लाइक अ फिश, they are just scared of going inside once, swim like anything, but some can go really, they can be very scared and drowning, water drowning. and क्योंकि रिसेंटली छोटे पपी का केस आया था मेरे पास, रिट्रीवर पपी था, 6 7 8, जैसे वो बोला डॉक्टर ने कि भाई तुम जाओ बाहर एक्सप्लोर करो, तो पहला चीज़ है पूल में डाल दिया, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट पपी गॉट ड्राउन्ड इन द पूल। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर वो फिर देन इट ब्लेम्स कम टू एवरीबडी कि उन्होंने बोला नहीं रुकने के लिए, हमने नहीं बोला, बोलने के बावजूद भी दे थिंक कि नहीं ये तो पानी में एंजॉय करेगा। तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एपिसोड। मतलब दैट पेट, आई थिंक वो ह्यूमन को लगता है कि नहा लेगा, मेरे डॉग को पूल में डाल दिया वो एंजॉय करेगा। हाँ। वो हमारे तरफ से हमारे इंटेंशन है, लेकिन वो है कि नहीं, हाँ लाइक अस, डॉग्स को हर देख कोई के कंफर्टेबल नहीं होता है। कई लोग पानी में बहुत कंफर्टेबल है, जिनको बचपन से प्रैक्टिस रही होती है, उनके माइंड में ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि बचपन से ही सीखेगा, फिर कब सीखेगा। मतलब बट देयर इज अ वे टू इंट्रोड्यूस टू यस वाटर। एब्सोल्युटली असिस्टेड होना चाहिए हमेशा पूल इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होना चाहिए उसके साथ। तो क्योंकि वो स्केर्ड कर देता है, हार्ट रेट रेस्पिरेशन रेट एकदम शूट अप हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट भी देखा है पेशेंट्स में, नहीं पहुंच पाते क्लिनिक वो, जब तक वो आते हैं तब तक हम नहीं बचा पाते। कार्डियक अरेस्ट तो वो तुरंत ही होता है ना, तो वो होटल क्लिनिक डॉक्टर के पास लाने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। You remember doing pool parties and हम मैम को हमेशा वही रखते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंट्रोड्यूस हुआ, याद है आपको? मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन रखो वहाँ पे, आप यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाओगे जब तक कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा। लोग, आप जब तक लोगों को समझा रहे हो तब तक उन्होंने पानी में फेंक दिया। जब हम पूल पार्टी करते थे ना स्टार्टिंग में, हम सबसे पहले गेट बंद कर देते थे। गेट के इस तरफ, पूल की तरफ मैं खड़े होकर के, गार्डन में जो पेट पेरेंट्स होते थे वो बोलते थे कि दरवाजा खोला, मैं छलांग मारना है पेट्स के साथ। सबसे पहले सबको शांत करके मैं यही बोलता था कि एवरीबडी शुड प्रॉमिस मी दैट नोबडी विल पुश योर डॉग इनटू द पूल। अगर आपके डॉग नहीं जाना चाहता है तो आप पुश नहीं करोगे। इफ यू नीड असिस्टेंस, हमारे लोग हैं, लेकिन आप खुद पुश नहीं करोगे। बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। छोटी सी गलती हमारी कैन कॉस्ट समबडीज लाइफ। तो वो तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज ये इवनिंग वाला भी एपिसोड हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, हमारे पूल में वी गॉट फ्री ड्यूरिंग मॉनसून एंड वी टुक द होल फैमिली फॉर स्विमिंग, एंड शक्ति को एकदम से अच्छे से एंजॉय तो किया। वापस आने के बाद कान ऐसे बैठी थी, देन आई कॉल्ड हर, देन शी सेड नहीं ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है शाम को, एंड वो जाके ये सब एक्टिविटीज करते हैं तो उनको और ज्यादा इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस। हमें पता नहीं होता कि हम सोचते हैं हाँ सुबह या इन द इवनिंग इट्स ऑलवेज गुड फॉर देम। नहीं इवनिंग में, रात शाम को ही दौड़ी है ये, जब भी क्लिनिक के लिए इवनिंग में दौड़ते कॉल, इवनिंग टाइम, माय गॉड, ओह कोई मुश्किल बात है, बट दैट्स हाउ इट इज एंड यू लर्न। सो डॉक्टर, एनी फन incidents you remember about your favorite patient? मोस्टली कुछ मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं, बोलते हैं कि शैली आंटी के घर जाना है, तो वो पागल हो जाते हैं। और उनके पेट ओनर्स मेरे को वो वीडियो दिखाते हैं कि जैसे वो ऐसे ही लेजी बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, और आप बोल दो कि शैली आंटी क्या चलना है, डॉक्टर शैली के यहाँ जाना है, तो ऐसे उठते हैं और देन दे डोंट स्टॉप। मतलब गाड़ी में जाना ही जाना है उनको, वो रुकेंगे ही नहीं until they come to clinic, and then they literally run to my clinic। मतलब अंदर मेरे पास आते हैं, मेरा पैर पूर चाटेंगे, मुंह चाटेंगे, and then they are ठीक है, लाइक मतलब उनके लिए आउटिंग हो जाता है। तो वो कई क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि ये हम जैसे डिस्कस ही कर रहे हैं ना घर में,
कि आज डॉक्टर शैली के यहाँ इसको लेके जाना था, तो उसके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं एंड लाइक अंडरस्टूड द कीवर्ड कि डॉक्टर शैली के यहाँ जाना है। मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है कि एक वेटनेरियन को यूजुअली तो हमारे साथ नेगेटिव एसोसिएशन ही होती है ना ज़्यादातर, घसीट घसीट के अंदर ला रहे हैं, पुल कर करके ला रहे हैं सारे को। और मैं क्लाइंट्स को कई बार मतलब मैं ये सोचती हूँ कि क्या सोच रहा होगा, ओ नो अंदर आ गए, ओहो आज इंजेक्शन भी लगेगा, मतलब आई स्पीक। तो आई रियली एंजॉय एंड इट्स ऑलवेज अ फन थिंग, क्योंकि ओनर बड़ा परेशान होकर आता है क्लिनिक में कि भाई अब इंजेक्शन लगेंगे, अब ये चिल्लाएगा या इसको पेन होगा। ओनर की भी एंग्जाइटीज अगर लो रहती हैं तो हमारे लिए भी ईजी रहता है। तो ये फन कि अच्छा ठीक है, ओहो आज तो फंस गया, आज तो लगेंगे 4 इंजेक्शन टाइप्स का जो कॉन्वर्सेशन रहता है विद क्लाइंट्स, इट जस्ट ईज आउट द एनवायरनमेंट। कई बार बहुत स्ट्रेस में ही आते हैं कि कैसे होगा कैट के लिए या डॉग के लिए। आई थिंक दैट्स हाउ आई कीप गोइंग इन दिस वर्क। वंडरफुल। तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलता है, ये जो फेवरेट है? हाँ, बिस्किट्स तो है ही हैं फॉर श्योर। कई बार कोई टॉयज भी मेरे पास आए होते रैंडमली तो मैं पकड़ा देती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है तो कि हाँ ये मेरे पास फलाना फलाना टॉय था, ये था तो इसके लिए है, चाहे वो खेले ना खेले या कुछ भी है, बट रखते हैं। मतलब मुझे क्लाइंट्स फिर फोटो भेजते हैं, इसने ऐसे पॉ रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा टॉय को, तो मुझे अच्छा लगता एक और चीज मैंने देखा है आपके क्लिनिक में, इट्स नॉट ऑलवेज क्लिनिक एनवायरनमेंट। जैसे आप आते हो, आप बात करते हो, तभी बहुत ज्यादा एंग्शियस जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। जैसे हाँ, मैं दैट्स माय जॉब। अगर मैं आपको और मतलब फेयर साइकोसिस अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है किसी भी प्रोफेशन में अगर हम फेयर से कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो ओवर पैरानॉइड करके या फियर क्रिएट करके या डरा के कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे किसी को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। वो और डरने से और ही काम खराब होगा। तो पहले तो एंग्शियस पेट पेरेंट को ही यही बोलते हैं कि वी आर नॉट एक्चुअली ट्रीटिंग द एनिमल, वी आर ट्रीटिंग द ओनर। मोस्टली वही ज्यादा एंग्शियस होते हैं इतना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, डॉग इज लाइक आज नहीं खाया तो क्या मुझे इंजेक्शन के लिए ले आया तू काइंड ऑफ थिंग। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं समटाइम आई रीड द माइंड कि भाई अब मैं ठीक हूँ, कल से खाना खा लूंगा और कुछ नहीं हुआ मेरे को, जस्ट टेक मी होम। ऑफर ट्रीट्स, दैट्स हाउ आई नो if I am offering the treat, if he eats there is no problem, And that will also become a positive association. पॉजिटिव एसोसिएशन एब्सोल्युटली। मेरे को लगता है मेरा भी उनके साथ वो बॉन्ड क्रिएट होता है और उनको पता लगता है कि अच्छा डॉक्टर शैली, तो उनको पता है डब्बा खाए, दे कम एंड लाइक ऐसे ऐसे 10-10 साल। अब तो मेरे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है, दे कम अप टू 10 years 11 years एंड स्टिल दे विल कम लाइक जाते हुए लाइक डब्बा ऊपर है ना, तुम कहाँ हो? मैं कह रही यार इसका ट्रीट दे दो ना, तुम क्या कर रहे हो सारे लोग। मतलब आई मेक इट अ पॉइंट कि उनको मिले वो ट्रीट और वो अच्छे से एसोसिएट हो उस चीज से। वंडरफुल वंडरफुल। Great. I think I have many question to ask you, but आज के लिए I think we have to call it a day. But next episode में I want to talk about your NGO experience, because I know कि आपने इतने सारे NGOs के साथ काम कर रहे हो। मुझे ये भी नहीं पता है कि फ्री में कर रहे हो या पैसा दे रहे हैं या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, whether you are able to sustain and everything. उसके बाद we wanted to talk about GDV और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड मुझे बात करनी है। आई थिंक वी विल हैव अनदर, सिर्फ एक एपिसोड में खत्म होने वाला नहीं है। आई थिंक वी शुड हैव मल्टीपल एपिसोड्स, जैसे हम हर गेस्ट के साथ करती है। Because as a pet parent, I have so many questions myself. नहीं डेफिनेटली So we will. I'll try कितना मैं जस्टिस कर सकती हूँ, जितना इन्फॉर्मेशन पॉसिबल होगा I'll try to. I think we should be closing it today, and thank you so much for coming in today, for Thank you so much. giving this knowledge. Thank you. And we will see you in our next episode. Sure. Thank you for your time, doctor. Thank you. And also all animal lovers, Dr. Shelley has abundance knowledge of all topics what you need. जब अगली बार जब वो आएंगे, आप हमारे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि क्या किस टॉपिक से या किस टॉपिक के रिलेटेड हमें उनसे बात करनी, आपके क्वेश्चंस क्या क्या होगा, ऑल दीज आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसी टॉपिक को उठा करके बात करेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू सो मच।